जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप सभी की जो सूचना सहायक की तैयारी वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आपको क्या करना है, लगातार आपको मॉक टेस्ट देता रहना है और मॉक टेस्ट देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस करना है। ये ध्यान रखना, आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ो करो, उससे ज़्यादा उसका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आपको आपके नोट्स है वो प्रॉपर रिवाइज करने हैं, उसके साथ उसका एनालिसिस करना जरूरी है। तो मैं एक प्रॉपर वीडियो लेके आने वाला हूँ किस तरीके से आपको एग्जाम तक तैयारी करनी है, जो आपके अब 30 दिन, लगभग 35 या 30 या 40 दिन बच गए हैं उसके लिए। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारा जो मॉक टेस्ट हुआ है तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने दिया है। देखिए इस बार जो मैंने क्वेश्चन का पैटर्न अगर आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस को मैंने रेंडमली इधर उधर ऑर्गेनाइज किया है, मैंने जानबूझ करके किया है ताकि एग्जाम के अंदर जैसे बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर के अंदर हुआ था कि कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल उनके टफ क्वेश्चंस पहले आ गए थे, उसको देखते डर गए थे, उनका पूरा पेपर खराब हो गया। इसलिए मैंने क्या किया कि जो पैटर्न चला आ रहा है, सबसे पहले हम जीके करके फिर रीजनिंग करके और उसके बाद हमारा टेक्निकल पोर्शन, उसको न करके मैंने इन सबको क्या कर दिया, जम्बल्ड कर दिया, रेंडमली डिजाइन कर दिया ताकि उस सिचुएशन के लिए भी आप तैयार हो जाओ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसके लिए, बार ग्राफ का है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेटा एनालिसिस का, क्या दिया हुआ है, इन विच ईयर निम्न में से किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कच्चे माल पर किए गए निवेश में अधिकतम वृद्धि हुई है। तो हमें क्या करना है, पिछले कंपेयर ईयर को देखना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए इन्वेस्टेड इन रॉ मटेरियल्स, तो आपको क्या होना है, ये वाला कॉलम लेना है आपको एक। तो ये 120, 225, 375, 330, 525 और 420, और आपको कंपेयर करना है इनमें से किसके अंदर सबसे ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो सबसे पहले इनके हम क्या लेते हैं, 1995 टू 1996। अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो हम क्या करेंगे, 225 माइनस आपको क्या करना है, फर्स्ट लेता हूँ मैं 1995 टू 1996 टू 1995। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 225 माइनस 120, और हमें बेस क्या लेना है यहाँ पे 120, इंटू क्या हो जाएगा ये 100। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 85 अपॉन 120 इंटू 100, इसका डिफरेंस। तो ये जो परसेंटेज आपके पास निकल के आएगा 70.08%। ओके, चलिए ये वाला पार्ट हमारा हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वाले देखते हैं इन दोनों ईयर का, 375 माइनस 225। तो सेकेंड लेता हूँ मैं 1997 टू 1996। तो ये क्या हो जाएगा, 375 माइनस 225 बटा 225 इंटू क्या हो जाएगा 100। इसको अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो आपके पास ये जो वैल्यू क्या आ जाएगी, 150 अपॉन 225 इंटू 100, इसका परसेंट निकालो क्या आएगा, 66.66%। थर्ड देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ 375 और 330 है, तो हमें क्या निकालना, परसेंटेज वृद्धि निकालनी। तो इस यहाँ से ये लेने का कोई मतलब नहीं है। अब हम ये ले लेते हैं 1999 टू 1998, 1999 टू 1998। तो देखिए अगर इसको हम सोल्व करते तो ये क्या जाएगा, 525 माइनस 330 अपॉन क्या हो जाएगा 330 इंटू 100। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंस क्या निकल के आ जाएगा, 195 अपॉन 330 इंटू 100, और इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 59.09%। यहाँ पे फिर से देखोगे 1999 से 2000 के बीच, तो यहाँ 525 से घट के 420 हो रहा है। इसका मतलब सीधे दिखा है कि परसेंटेज इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो अब इन तीनों में से हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट परसेंट इंक्रीज कहाँ हुआ। तो यहाँ अगर आप देख पा रहे हो तो 70.08% हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है, और वो ईयर कौन सा है, 1995 टू 1996। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं हमारा जो ऑप्शन कौन सा सही होगा। यहाँ पे अधिकतम वृद्धि कौन सी ईयर के अंदर होगी, आपकी 1996 के अंदर। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं आपको इसके अंदर, डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर। फिर देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन, हिंदी में देख लिया, दिए गए समयांतराल में कच्चे माल पर किया गया औसत निवेश तथा फिनिशिंग गुड्स की औसत बिक्री कीमत में अंतर क्या। अब आपको क्या दिया हुआ है, एवरेज के बारे में पूछा गया, इसके एवरेज का निकाल के और उसका डिफरेंस क्या ये पूछा गया। तो आपको देखिए ये दिया हुआ ये इनको आपको ऐड करना है, जैसे क्या आ जाएगा आपके 120। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ गए ना आपको। तो कितना माल का कितने पैसे का आपने माल खरीदा और कितने में आपने इन्वेस्ट किया। तो खरीदा हुआ माल कौन सा रुपये, ये वाला 120, 225, ये हो जाएगा आपके पास 375, ये हो जाएगा 330,
ये हो जाएगा आपके पास 525 और ये हो जाएगा यहाँ पे 420। इसको अगर आप ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 1995। और एवरेज निकालना है तो क्या हो जाता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या 1 2 3 4 5 6। तो आपको क्या करना है, इसको 6 से डिवाइड करना। जब आप डिवाइड करोगे, मैं नहीं बता रहा हूँ, डिवाइड करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 410.0। क्या आएगी, 410.0। ये आने वाला आपको डिवाइड करने के बाद। फिर नेक्स्ट क्या लेना है आपको, कितना इन्वेस्ट किया है, तो आपको ये कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपको जो लेना है ये 200 300 500 400 600 और 460। तो देखिए क्या हो जाएगा, 200 300 और यहाँ पे देखिए 500 400 600 और 460। इनको आप जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आपका आएगा 2460। और इसको क्या करना है, फिर से आपको किससे डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 332.5। क्या आएगी, 332.5। तो इसको इससे आपको डिवाइड करना है। आप डिवाइड करोगे तो आपके पास जो डिफरेंस निकल के आएगा ये आएगा 77.5। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है आंसर, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 77.5 लेख। यही आपको पूछा गया था कि इन दोनों का अंतर कितना है। ओके, तो देखिए जितना ज़्यादा डीआई के अंदर आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। आप क्वेश्चन देख पा रहे हो कि डीआई के क्वेश्चन बिल्कुल मैं सिंपल तरीके से दे रहा हूँ और एग्जाम के अंदर भी आपको ऐसे ही देखने को मिलने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज फॉल्स। सबसे पहले ध्यान रखना है आपको किसके बारे में पूछा गया है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिर क्या पूछा गया, फॉल्स, तो आपको गलत कथन निकालना है। देखिए, दे यूज स्मॉल नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स दैट एमिटेड लेस अमाउंट ऑफ हीट। उन्होंने कम संख्या में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जो कम मात्रा में गर्मी उत्सर्जित करते हैं। सबसे पहले बताओ मेरे को कि क्या फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमने ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया था क्या, नहीं। हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया था, वैक्यूम ट्यूब का। किसका यूज़ किया था, वैक्यूम ट्यूब का। इसका मतलब हमने ट्रांजिस्टर का यूज़ कौन सी जनरेशन के अंदर किया था, वो किया था हमने सेकेंड जनरेशन के अंदर। कहाँ किया, हमारी सेकेंड जनरेशन के अंदर। तो हमें क्या पूछा था यहाँ पे, फॉल्स। तो फर्स्ट वाला ये आंसर हमारे क्या है, फॉल्स है। दूसरे ऑप्शन भी हम देख सकते हैं, बाकी एग्जाम के अंदर आपको फर्दर देखने की जरूरत नहीं है। दे वर फास्ट एंड कैलकुलेटिंग डिवाइस ऑफ द टाइम। उनके समय के वो सबसे तेज करने वाले, गणना करने वाले उपकरण थे। बिल्कुल सही है। सारी पीढ़ियों की बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ फर्स्ट जनरेशन की पीढ़ी की बात कर रहा है। उन्होंने हजारों वैक्यूम ट्यूबों का उपयोग किया जो बड़ी मात्रा में गर्मी उत्सर्जित करते हैं। बिल्कुल सही है, वैक्यूम ट्यूब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। वे आकार में बहुत भारी थे। बिल्कुल सही है, आकार में बहुत भारी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन को मैंने मिक्स करने की कोशिश की है। डैश इज यूज टू ट्रांसफर डेटा डायरेक्टली टू मेन मेमोरी विदाउट यूजिंग सीपीयू। ये क्या बोल रहा है, डैश का उपयोग सीपीयू का उपयोग किए बिना डेटा को सीधे मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। अभी किसकी बात कर रहा है, डेटा की बात कर रहा है। तो देखिए इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फिर से देखिए क्वेश्चन। अच्छा, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया है। ये फोर्थ वाला जो आपका क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा मैंने मिसअंडरस्टूड कर दिया है। यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है, तो देखिए यहाँ पे जो क्या कहना चाह रहा है मैं आपको समझाऊं। तो यहाँ पे बोल रहा है जो भी डेटा ट्रांसफ़र होता है किसी डिवाइस से मेन मेमोरी के अंदर, वो किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, अब क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो 3 तरीके से होता था। ठीक है, 3 तरीके से होता है, ये आप समझ लीजिए। प्रोग्राम्ड आईओ, इंटरप्टेड आईओ, और क्या हो गया आपके डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, इसका आंसर क्या आपका डीएमए कंट्रोलर। क्यों है वो भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, अब आप इसको एक समझने के लिए आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे ये आपका घर है, ठीक है, और यहाँ पे एक दरवाजा है और आप इस घर के अंदर है। ठीक है, और अब आप क्या कर रहे हो कि भाई बाहर से कोई मेहमान आने वाला है, उसको ध्यान रख रहे हो। कैसे कर रख रहे हो, आप इस घर के दरवाजे के ऊपर ही खड़े हो गए हो, पास में पीछे वाली साइड, और थोड़ा थोड़ा सा हर समय गेट खोल के देखते रहते कोई आया तो नहीं, कोई आया तो नहीं, कोई आया तो नहीं। ठीक है, एक तो ये तरीका है। ठीक है, तो अब इससे क्या हो रहा है, आप पूरे पूरे क्या हो रहे, बिजी हो रहे हो। अब आपको जो और कुछ काम करना चाहिए था, आपको जैसे पढ़ाई करनी चाहिए थी, आपको और कुछ भी काम हो सकता है, वो आप काम ना करके अभी आप कहाँ देख रहे हो, जो मेहमान आने उनका ध्यान रख रहे हो, कहीं आए तो नहीं, कहीं आए तो नहीं, कहीं आए। अब इसका सोल्यूशन निकाला,
दूसरा तरीके के अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर क्या किया, घंटी लगा दी बाहर। उसके अंदर क्या किया कि जब भी कोई घंटी बजाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मेहमान आ गए, और फिर आप उसकी क्या करोगे, खातिरदारी करोगे। पर उसके अंदर भी क्या हो रहा है कि जब मेहमान आ रहे हैं, अंदर घर के अंदर आ रहे हैं, तो फिर आप फिर से क्या हो रहे हो, बिजी हो रहे हो। ठीक है, क्या हो रहे हो, बिजी हो रहे हो। इसका तीसरा तरीका क्या निकाला, आप एक तरीके से क्या हो, घर के मुखिया, और आपको बिजी नहीं रहना है, आपको क्या रहना है, फ्री रहना है, क्योंकि आपको बहुत सारे और काम करने होते हैं। ओके, तीसरा तरीका हमने क्या निकाला कि अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या रख देते हैं, एक चौकीदार बिठा देते हैं। ठीक है, उस चौकीदार का क्या काम है, चौकीदार या घर का कोई ऐसा व्यक्ति, छोटा व्यक्ति, उसको मैं यहाँ पे बिठा दूंगा कि भाई तेरा काम है कि जो भी मेहमान आएंगे उनका पूरा का हमारा जो मान सम्मान तुझे करना है, जो भी खाना खिलाना हो तुझे खिलाना है। ठीक है, ये फर्स्ट में आके देख जाएंगे कि भाई हाँ मेहमान आ गए, रिसीव कर लेंगे, और अब बाकी जो भी सार संभाल करेगा, क्या करेगा, उनका छोटा वाला बेटा करेगा। आप एक करके समझ सकते हो। और जब मेहमान जाएंगे तब लास्ट में क्या कर देंगे, उनको सी ऑफ कर देंगे। तो सेम चीज़ इसके अंदर होती है आपके कंप्यूटर के अंदर। यहाँ पे क्या रहता है, जो फर्स्ट स्टोरी है प्रोग्राम आईओ के अंदर, सीपीयू क्या करता रहता है, जब भी हम आईओ कनेक्ट करते हैं हमारे कंप्यूटर से, क्या कनेक्ट करते हैं, आईओ मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, जब भी कोई आईओ रिक्वेस्ट आती है या हम आईओ कनेक्ट करते हैं, तो सीपीयू बार बार क्या करता है, प्रोग्राम आईओ के अंदर बार बार बिजी रहता है कि कहीं कहीं आईओ रिक्वेस्ट आई तो नहीं, कहीं कोई आईओ रिक्वेस्ट आई तो नहीं। अगर आईओ रिक्वेस्ट आई है तो मैं उसको क्या करूँ, फटाफट से फुलफिल कर दूँ। उस केस के अंदर क्या हो रहा था, हमारा सीपीयू क्या हो रहा, अनावश्यक बिजी हो रहा था, और जो सही वाले काम थे, दूसरे जो काम थे, जो प्रोग्रामिंग करनी थी, जो प्रोसेसिंग करनी थी, उसके ऊपर इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है, तो फालतू कामों के अंदर ही बिजी था। तो इसका समाधान क्या निकला गया, इंटरप्टेड आईओ। सेकेंड वाले केस के अंदर हमने क्या कर दिया कि हमने अब क्या कर दिया कि जब भी कोई आईओ रिक्वेस्ट आएगी सिस्टम के पास, तो ये आईओ रिक्वेस्ट क्या करेगा, यहाँ पे आईओ इंटरफेस होता है, वो क्या करेगा, एक इंटरप्ट जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, इंटरप्ट जनरेट करेगा। ये सेम उसी तरीके से जैसे घर के क्या घंटी बजाते हैं, तो ये क्या करेगा, एक इंटरप्ट जनरेट करेगा। तो इंटरप्ट जैसे जनरेट करेगा, घंटी बजे, तो सीपीयू को पता चल जाएगा कि भाई अच्छा कोई ना कोई मेहमान अब आ गया, इससे पहले नहीं आया। तो फिर क्या करेगा सीपीयू, वो आईओ है उसकी रिक्वेस्ट जो भी है उसको फुलफिल करेगा, और जो भी टाइम उसको लग रहा है टाइम देगा, और फिर आईओ कंप्लीट होकर उसको वापस भेज देगा। पर यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो, सीपीयू आईओ जैसा काम कर रहा है। आईओ एक बहुत ही कम स्पीड का काम है, जबकि सीपीयू की अपनी खुद की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा है, इसकी खुद की एफिशिएंसी बहुत है। तो सेकंड केस के अंदर भी सीपीयू आपके कहीं ना कहीं बिजी हो रहा है। हम चाहते हैं कि सीपीयू फालतू कामों के अंदर बिजी ना हो, जो इम्पोर्टेंट घर के काम हैं उनको निपटाने के लिए वो सबसे पहले तैयार है। तो थर्ड केस आता है आपका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। उसके अंदर क्या किया हमने कि हमने एक डीएमए कंट्रोलर बना दिया। क्या बना दिया, एक डीएमए कंट्रोलर बना दिया। वो क्या करता है, सबसे पहले जैसे ही कोई आईओ रिक्वेस्ट आती है, तो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, आपकी सीपीयू को पता चल जाता है। सीपीयू क्या करता है, जो रिक्वेस्ट आई है उस पूरी की पूरी रिक्वेस्ट को कहाँ कर देता है, डीएमए के पास ट्रांसफर कर देता है। आप एक तरीके से समझ सकते हो। वैसे यहाँ पे ग्रांट और रिवोक तरह की यहाँ पे बस लाइन्स होती है। तो डीएमए जब भी रिक्वेस्ट आती है तो सीपीयू को रिक्वेस्ट भेजता है कि यहाँ पे आपकी आईओ की रिक्वेस्ट आई है, आप मुझे उसको फुलफिल करने के लिए जो नेसेसरी जो भी रिक्वायरमेंट्स या जो भी परमिशन आप मेरे को दीजिए। तो सीपीयू क्या करता है, उसको बस की ग्रांट दे देता है, परमिशन दे देता है। फिर ये सीपीयू क्या होता है, पूरी तरह से फ्री हो जाता है। अब इसका काम कौन करता है, आपका डीएमए करता है। किसके लिए करता है, आईओ के लिए करता है। वो सारा काम कौन करता है, डीएमए करता है। फिर जब आईओ का पूरा काम खत्म हो जाता है, जो भी डाटा वाटा ट्रांसफर करना वो कर लेगा, उस समय फिर डीएमए लास्ट में बोलेगा कि सर आपका पूरा काम मैंने कर दिया है, अब आपकी जो भी आपने मेरे को परमिशन दी थी वो वापस ले लीजिए। तो सीपीयू क्या करता है, वापस वो रिक्वेस्ट वापस रिवोक कर लेता है। तो इस थर्ड वाले केस के अंदर आप समझ रहे होंगे कि भाई सीपीयू ने अपना जो महत्वपूर्ण टाइम तक कोई दूसरे काम को करने के लिए दिया है, ना कि आईओ को करने के लिए। तो यही चीज़ क्वेश्चन पूछा गया, डेस इज यूज टू ट्रांसफर डाटा डायरेक्टली टू मेन मेमोरी विदाउट यूजिंग सीपीयू। बिना सीपीयू की सहायता के डायरेक्ट मेन मेमोरी के अंदर डाटा ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डीएमए का, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर आते हैं। आपको स्टोरी की तरह इसको याद रखना है, जैसे मैंने आपको बताया है उसी तरीके से आपको उसको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए फिफ्थ क्या दिया हुआ है यहाँ पे, डिवाइस और टाइप। डिवाइस की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक टेप, रैंडम एक्सेस मेमोरी, लेजर प्रिंटर और लाइट पेन। तो यहाँ पे आप मैच कीजिए, आपकी मैग्नेटिक टेप किस तरह की डिवाइस है, ऑक्सिलरी स्टोरेज, रैंडम एक्सेस मेमोरी आपकी किस तरह की है, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, लेजर प्रिंटर किस तरह की डिवाइस है आपके पास यहाँ पे।
लेज़र प्रिंटर क्या है आपकी आउटपुट डिवाइस और लाइट पेंट क्या है आपकी इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे मैच कर दीजिए, मैच करने के पास आपके पास क्या निकल के आ रहा है देखिए 2 3 4 1 2 3 4 1। तो इसका आंसर क्या हो गया ए, इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मद्रास को NBS लिखा जाता है तो उसी भाषा में लाहौर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोड मैच करना है। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे MN +1 हो रहा है सभी के अंदर, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है +1 हो रहा है सभी के अंदर। फिर यहाँ देखिए AB, यहाँ पे भी +1, यहाँ पे भी क्या हो रहा है D के बाद E +1, तो इन सभी के अंदर हो रहा है +1। तो यहाँ पे +1 कर दीजिए, इसके अंदर अगर +1 करोगे नेक्स्ट क्या जाएगा 13 पे M, यहाँ पे +1 करोगे नेक्स्ट क्या जाएगा यहाँ पे B, यहाँ पे क्या हो जाएगा I, यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे P। तो बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, देखिए M से स्टार्ट करने वाला एक ही है MBIP, पर यहाँ ध्यान रखना आपको इनमें से कोई नहीं ऑप्शन भी दे रखा है, हो सकता है लास्ट में ये नहीं आई है, इसलिए पूरा कर लो आप। R का क्या होगा S और E के आगे क्या होगा आपके पास F। तो जी हाँ, हमारा A ही इसके अंदर करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक खास कोड भाषा में एन की निक का पा का अर्थ हु आर यू, काना टाडा का अर्थ यू मे कम हियर और हाथों सा का अर्थ कम एंड गो। उस कोड भाषा में निक का क्या अर्थ होगा। तो सबसे पहले हम निक को टारगेट करते हैं। निक कहाँ कहाँ आया है, देखिए निक यहाँ आया है, यहाँ नहीं आया और यहाँ भी नहीं आया, ठीक है। तो चलिए अब हम दो लाइन ले लेते हैं। सबसे पहले तो ये हु आर यू, ये फर्स्ट, और सेकंड हम ये लेते हैं यू मे कम हियर, इसका अर्थ है ये, और तीसरा है कम एंड गो, जिसका है ये वाला भाषा में। निक कापा का है हु आर यू, काना टाडा का है यू मे कम हियर और होटा सा का है कम एंड गो। ओके, चलिए इसको हम अभी यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए कॉमन क्या है फर्स्ट और सेकंड के अंदर, हु आर यू और यू में कम हियर। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो कॉमन चीज़ है वो कहाँ पे यू कॉमन है। क्या कॉमन है, यू कॉमन है। तो इन दोनों के अंदर भी कॉमन क्या दिख रहा है आपको, का कॉमन है। तो एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई कि यू का जो कॉमन पार्ट है वो कौन सा पार्ट है आपके पास, यू क्या निकल के आ गया आपके पास यहाँ पे, का निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, का निकल के आ गया, ठीक है। अब हम सेकंड और थर्ड के अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या कॉमन कुछ और बन पा रहा है क्या। यू में कम हियर, कम एंड गो। तो यहाँ पे देखिए कम और कम, कम अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो ये टा और ये टा, तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया, कम से क्या निकल के आ रहा, टा निकल के आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखिए यहाँ पे हमें किसका निकालना है, निक का निकालना है। और यहाँ पे मुझे एक तो यहाँ पे का पता चल गया है और यहाँ पे भी निक और पा दोनों बाकी है। क्या बाकी है, निक और पा। इसका मतलब क्या हो गया है, यू का मेरे पास आंसर आ चुका है, का आंसर किसका आ चुका है मेरे पास, यू का आ चुका है। तो अगर मुझे निक का निकालना है तो निक का आंसर या तो आर हो सकता है या हु हो सकता है। क्या हो सकता है, या तो हु हो सकता है और यहाँ पे क्या हो सकता है, आर हो सकता है। तो यहाँ पे ये आंसर क्या हो जाएगा, हु और आर इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक तरीके से हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि डेटा अपर्याप्त है, पर डेटा अपर्याप्त जब बोलते हैं जब हम कोई भी कंक्लूजन पे नहीं निकल पा रहे, यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं बन पा रही, यहाँ पे जैसे कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट है नहीं, इस केस के अंदर हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे हु और आर कोई भी यहाँ पे आंसर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, दिए गए शब्दों के विकल्पों में कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रम के अनुसार सही है। तो आपको क्या बनाना है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबको जमाना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। तो सबसे पहले इनमें से कौन सा आता है, एफ कौन से नंबर पे आता है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका फिफ्थ। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो फिफ्थ एक ही ऑप्शन है, तो डायरेक्ट ए इसका आंसर हो जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया ये। फिफ्थ के बाद क्या हो जाएगा आपके पास फोर, और फोर के बाद देखिए यहाँ पे पी आर और पी आर ओ, तो ये कट गया, ये अब क्या हो जाए टी, और एस और टी में से पहले कौन आएगा, एस आएगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा टू, इसके बाद हो जाएगा इसके पास आपके पास थ्री, और उसके बाद क्या आता है आपके पास आर। क्या हो गया, वन इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है।
तो सबसे पहले काउंट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने नंबर बन रहे हैं 12। यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4 5 और खाली कितने हैं 1 2 3 4 5, ठीक है मैच हो रहा है ना। तो 12 से हम क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, या तो 4 के पेयर बना सकते हैं या 3 3 के पेयर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बड़ा वाला पेयर बनाते हैं 4 4 के, अगर उससे काम हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम 3 3 के बनाएंगे। 1 2 3 4 ये हो गया यहाँ से, 1 2 3 4 ये हो गया यहाँ से 1 2 3 4। चलिए अब इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए फर्स्ट वर्ड देखिए यहाँ पे क्या डी, तो यहाँ पे फर्स्ट में लिख लेता हूँ डी और यहाँ पे डी आ ही रहा है, ठीक है। सेकंड क्या है यहाँ पे देखिए एम, तो इसका सेकंड लिख लेता हूँ एम और इसका सेकंड लिख लेता हूँ एम। थर्ड देखिए क्या है यहाँ पे एन, तो यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ एन और यहाँ पे भी कर देता हूँ एन, ठीक है। और फाइनल में एन 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 तो है ही, तो क्या वर्ड बन के आ गया एम एन डी एम और एन। देखिए कहाँ मैच हो रहा है एम एन डी एम एन बी, तो सॉरी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए रीजनिंग आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित श्रेणी में अगला अक्षर क्या आएगा। तो वैसे ये स्टेटमेंट में लिखना भूल गया था, तो आप देख के पता लगा सकते थे कि इसमें क्या बन रहा है सीक्वेंस। यहाँ देखिए ए, फिर ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी, और इसके अंदर नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास एच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, आइडेंटिफाई द वोलेटाइल मेमोरीज फ्रॉम द फॉलोइंग। अस्थिर मेमोरी की पहचान किया। अस्थिर का मतलब क्या हो गया, ऐसी मेमोरियाँ जिनको अगर कंप्यूटर बंद हो जाता है तो वो मेमोरी के अंदर जो भी डेटा है वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। क्या हो जाता है, वोलेटाइल हो जाता है, उड़ जाता है, या सेव नहीं रहता है। क्या सेव नहीं रहता है। ओके, तो एस रैम, डी रैम, डीवीडी, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये तो आपकी प्राइमरी मेमोरी है और डीवीडी क्या है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या प्रॉपर्टी है कि लाइट बंद होने के बाद भी उसका डेटा क्या रहेगा आपका सेव रहेगा। क्या रहेगा, सेव रहेगा। तो नेक्स्ट देखिए कैश, एस रैम और डी रैम, ये तीनों की तीनों किस तरह की मेमोरी है आपकी प्राइमरी मेमोरी। और यही पूछा गया है कि भाई कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है, तो हमारा आंसर क्या हो गया बी, इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। यहाँ पे ध्यान रखना एस रैम और डी रैम, तो एस रैम को हम कौन सी बोलते हैं, कैश मेमोरी भी बोलते हैं, और डी रैम को हम कौन सी बोलते हैं, जो हमारी नॉर्मल प्राइमरी मेमोरी आती है वो बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, और ये क्यों गलत हुए पता चल गया, सीडी और डीवीडी दोनों सेकेंडरी है और यहाँ पे सीडी भी क्या है यहाँ पे सेकेंडरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो आपका सही है। नोटपैड प्लस प्लस इज एन ओपन सोर्स एडिटर फॉर विंडोज। नोटपैड प्लस प्लस क्या एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है विंडोज के लिए, ये बिल्कुल ट्रू है। ओके, ये क्या है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। A device driver enable the computer to use the hardware by providing an appropriate interface। एक डिवाइस ड्राइवर उचित इंटरफेस प्रदान करके कंप्यूटर को हार्डवेयर का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ क्या है आपका हार्डवेयर और यहाँ क्या रहता है आपका सॉफ्टवेयर, इन दोनों के अंदर बॉन्डिंग बनाने के लिए यहाँ पे आपके पास क्या रहता है डिवाइस ड्राइवर। क्या रहता है आपका डिवाइस ड्राइवर। तो ये क्या सॉफ्टवेयर कौन सी लैंग्वेज में होता है आपका हाई लेवल, तो ये डिवाइस ड्राइवर के पास जाता है। और डिवाइस ड्राइवर की जो लैंग्वेज है जो भी आपका हार्डवेयर उसके कंपेटिबल लैंग्वेज होती है, मोस्टली कौन सी रहती है आपकी मशीनरी रहती है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे आपका किसका रोल आ जाता है, आपके डिवाइस ड्राइवर का रोल आ जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया कौन सा सही है, तो आपका सही आंसर क्या हो गया, बोथ फर्स्ट और सेकेंड दोनों के दोनों आंसर आपके क्या हो गए यहाँ पे सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए द क्विक रिपेयर जॉब प्रोवाइडेड इमीडिएट सॉल्यूशन टू बग इज कॉल्ड। यहाँ पे पूछा गया तो क्विक रिपेयर जॉब है वो इमीडिएट सॉल्यूशन किस चीज़ का देती है, बग का देती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, पेच, बग फिक्स, फिक्स और अपडेट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेच बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे, पेच बोलते हैं। तो देखिए पेच उसी तरीके से है जैसे आपको कोई जैसे ट्रबल शूट का ऑप्शन आप जानते हो ना, आपके कंप्यूटर के अंदर आता है ट्रबल शूट का ऑप्शन, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करते हो डायग्नोस के ऊपर क्लिक करते हो और वो ट्रबल शूट करता है, तो वो क्या करता है आपके
पेज अगर कहीं पे आपकी बग है उसको रिपेयर करना है तो उसको क्या करता है, रिपेयर करता है, उसको क्या बोलते हैं, पेज सेट करना। उसका पेज चलता है सॉफ्टवेयर कोड है जो वापस क्या है, रिफिक्स किया जाता है, रिस्टोर किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हाउ मेनी डिवाइस डज यूएसबी सपोर्ट, कितनी सपोर्ट करता है, तो 127। फिर देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर होल्ड द कंटेंट ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शन रीड फ्रॉम और राइट इन मेमोरी। ये क्या कर रहा है, कौन सा ऐसा रजिस्टर है जो डेटा को रीड और राइट करने के लिए सपोर्ट करता है या होल्ड करता है। तो सबसे पहले किसकी बात करिए, कंटेंट की बात कर रहा है। तो यहाँ ध्यान रखना आप, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एड्रेस होल्ड करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन आपका क्या हो रहा है अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। इंडेक्स रजिस्टर उसका क्या करता है, इंडेक्स एड्रेस क्या करता है, इंडेक्स एड्रेस। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, ये भी क्या होल्ड करता है, एड्रेस होल्ड करता है, किसका, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट होने वाला होगा। ठीक है, मेमोरी बफर रजिस्टर क्या स्टोर करता है, आपका कंटेंट। कंटेंट मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर मेमोरी में पढ़े या लिखे गए डेटा या निर्देश को स्टोर करता है, वो कौन सा हो गया, डेटा को स्टोर कौन करता है, आपका मेमोरी डेटा, मेमोरी बफर रजिस्टर, क्या, मेमोरी बफर रजिस्टर। नेक्स्ट देखिए, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है, कंदर, रमत, भवाई और गौरी। तो क्या हो गया इसका आंसर, गौरी। राजस्थान में बिसलदेव रासो की रचना किसने की, चंद्रबरदाई, सारंगदेव, नरपति नालह या नेक्स्ट। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, नरपति नाल। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से राजस्थान में नाक में नहीं पहने जाने वाला, ध्यान रखना नाक में नहीं पहने जाना ऑप्शन कौन सा, नथ, टीका, कांटा और ओला। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ओला। ठीक है, जीके के, किस धर्म का प्रचार प्रसार राजस्थान में प्राचीन काल में अधिक हुआ, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म, उपरोक्त। किसका हुआ, वैदिक धर्म का। राजस्थान में नौहर तहसील गंगानगर में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है, चार भुजा, बाणगंगा, शीतला माता और गोगा जी। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, गोगा जी का मेला। किसका लगता है, आपके गोगा जी का मेला लगता है। ओके, 21 क्वेश्चन देखिए, एनी पर्सन सेल हिज लैपटॉप ऑन OLX बाय विच मीडियम ऑफ OLX। कोई व्यक्ति अगर OLX जो आपकी वेबसाइट है, कोई कर है OLX है, उसके ऊपर कोई लैपटॉप सेल कर रहा है, तो कौन सा तरीका है ई कॉमर्स का, क्या वो बिजनेस टू बिजनेस है, बिजनेस टू कंज्यूमर है या कंज्यूमर टू कंज्यूमर है। तो देखिए एक चीज़ देखिए, OLX के ऊपर क्या होता है, कोई भी जैसे आपका सामान है घर का, जैसे आपको बेचना हो, जैसे आपका खराब फ्रिज है या मतलब सेकेंड हैंड फ्रिज है उसको बेचना है या बाइक बेचनी है, तो आप क्या करते हो, उस OLX वेबसाइट के ऊपर अपना जो भी सामान है वो क्या करते हो, अपलोड करते हो, मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हो। और आप क्या हो गए, एक कंज्यूमर, आप भी क्या हो, एक सिटीजन ही हो या एक कंज्यूमर ही हो, कस्टमर हो, कस्टमर। ठीक है, और अब क्या हो गया, OLX वेबसाइट पे वो शो होने लग जाता है, दूसरी साइड से कोई दूसरा जो भी कस्टमर है वो उसको देखता है और उसको अच्छा लगता है तो वो क्या करता है, उसको परचेज कर लेता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म कैसे, देखिए, कंज्यूमर कस्टमर टू कस्टमर, क्या हो गया, कस्टमर टू कस्टमर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कस्टमर टू कस्टमर। यही बिजनेस टू बिजनेस अगर हम बात करें, तो जैसे अलीबाबा वाली वेबसाइट है, उसके अंदर क्या होता है, तो मेनली जो सामान है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो क्या उसके ऊपर सामान बेचती है, और जो होलसेल डिपार्टमेंट वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूटर वाले हैं, वो वहाँ से क्या करता है, सामान को परचेस करता है। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया आपका, बिजनेस टू बिजनेस। वहीं बिजनेस टू अगर कस्टमर की हम बात करें, तो एक तरीके से आपकी जो साइट्स है, जैसे यहाँ पे हो गया आपकी अमेजन वाली वेबसाइट है, या यहाँ पे आपकी स्नैपडील वाली है, यहाँ पे आपकी फ्लिपकार्ट वाली, ये सारी क्या होगी, बिजनेस टू कस्टमर हो गई। जो भी बिजनेसमैन है वो वहाँ पे क्या करते हैं, अपनी जो सामान की इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हैं, और वो क्या कौन खरीदता है, आप एज अ कस्टमर उसको परचेस करते हो। तो ये सारे एग्जांपल किसके, आपके बिजनेस टू कस्टमर के। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अ मैन वांट्स टू रिकॉर्ड अ टास्क दैट ही नीड्स टू परफॉर्म रिपीटेडली। वो एक ऐसे कार्य को करना चाहता है जो उसे बार बार करने की आवश्यकता है। ऐसा कौन सा फीचर है MS एक्सेल के अंदर जो ये सुविधा आपको प्रदान करता है। क्या MS एक्सेल फॉर्मूला है, मैक्रोज है, फंक्शन है, या एक क्लास जो ऑप्शन दिया हुआ है एक्सेल टेम्पलेट्स है। तो देखिए इसके अंदर क्या है, ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है किसका दिया हुआ है, मैक्रोज का दिया हुआ है। मैक्रोज का मेनली क्या वर्क है, अगर ऐसा कोई वर्क है जिसको आपको बार बार एक ही जैसे करना पड़ रहा है, तो उसके अंदर हम किसका यूज़ कर सकते हैं, मैक्रोज का यूज़ कर सकते हैं।
मैक्रोज क्या करता है, आप जो भी एक्सेल के अंदर आप फॉर्मूला लगा रहे हो या एडिटिंग कर रहे हो, फॉर्मेटिंग कर रहे हो, उसको क्या कर देता है, वो रिकॉर्ड कर देता है। क्या कर देता है, रिकॉर्ड करते हो। अगली बार आपको क्या करना पड़ता है, जो भी आपने रिकॉर्ड करना होता है उसको सिर्फ क्या करना रहता है, आपको रन कराना रहता है। जैसे आप रन कराओगे, जो भी आपने फॉर्मेटिंग स्टाइल जो भी सेट की वो ऑटोमेटिक सेट होकर आपकी एक्सेल के अंदर आ जाएगी। ओके, तो इसका शॉर्टकट जो फॉर्मूला है वो है आपके अल्टर प्लस F11। क्या है, अल्टर प्लस F11 इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है। मैक्रोज बहुत ही पावरफुल और शानदार फंक्शन है इस MS एक्सेल का, इसको आपको जरूर यूज करना चाहिए। इन फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स इंडिकेट इनपुट एंड आउटपुट। तो देखिए यहाँ पे फ्लो चार्ट की हम बात कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए, ये जो ओवल है वो क्या बताता है, आपका स्टार्ट या स्टॉप। अब यहाँ से हमने स्टार्ट किया और यहाँ पे क्या ले लिया हमने, देखिए यहाँ पे मिल लिया, मैंने एक इनपुट करा दिया। तो मैंने क्या करा दिया, इनपुट ए। तो ए इंटीजर है, उसको किसी को भी इनपुट करा दिया। ए कुछ भी है, नंबर है, उसको मैंने इनपुट कराया। ठीक है, यहाँ पे ए की जगह नम ले लो ताकि आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। ओके, और अब इसके ऊपर क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ी मैनिपुलेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने ले लिया रेक्टेंगल। क्या ले लिया, यहाँ पे रेक्टेंगल ले लिया। और यहाँ पे मैं रेक्टेंगल को ले रहा हूँ नम इक्वल टू नम प्लस 10। और यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें कोई कंडीशन लगा रहा हूँ। ठीक है, इज नम ग्रेटर देन 10। अगर नम की वैल्यू 10 से ज़्यादा है तो ये क्या कर देगा, आउटपुट में क्या प्रिंट कर देगा, वैल्यू प्रिंट कर देगा जो भी नम की है। और यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा, ये आपके स्टॉप हो जाएगा। तो देखिए एक चीज़ समझिए इस फ्लो चार्ट से, यहाँ पे यस है ना, जो भी इनपुट आप लोगे या जो भी आप आउटपुट लोगे उसको हमेशा आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, पैरेललोग्राम से। किससे रिप्रेजेंट करोगे, पैरेललोग्राम से। ठीक है, और जो भी आप कैलकुलेशन करोगे उसको हमेशा आप किस में लोगे, रेक्टेंगल में। किस में, रेक्टेंगल के अंदर। फिर देखिए डायमंड किसके लिए, कंडीशन के लिए। जो भी आप कंडीशन लगाओगे उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, डायमंड का यूज़ करेंगे। तो हम ये कह रहे हैं अगर जो भी नंबर इनपुट करे उसकी वैल्यू 10 से ज़्यादा है तो उसको प्रिंट कर देगा, नहीं तो वो क्या करेगा, वापस स्टार्ट के अंदर यहाँ जाके उसकी क्या करेगा, वैल्यू एंटर कराएगा। ये कौन सी कंडीशन है, नो की कंडीशन है। ठीक है, चलिए। और ओवल का क्या काम है, स्टार्ट और स्टॉप इस पूरे के पूरे सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच, इफ की जगह ऑफ है ना, विच ऑफ द फर्स्ट सर्च इंजन यूज्ड इन द इंटरनेट। इंटरनेट में प्रयोग किया जाने वाला पहला सर्च इंजन कौन सा था, गूगल, आर्काई, एक्साइज और याहू। तो इसका आंसर क्या है, आर्काई इसका फर्स्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग व्हेन अ न्यू क्लास इज क्रिएटेड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस देन द न्यू क्लास इज कॉल्ड। अगर हम किसी क्लास को इनहेरिट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के सिद्धांत पे, तो नई जो क्लास बनती है उसको हम क्या बोलते हैं। तो देखिए ये है ए क्लास और इसके फंक्शन कौन इनहेरिट कर रहा है, आपके बी क्लास। तो इस ए क्लास को मैं क्या क्या बोल सकता हूँ, देखिए इसको मैं सुपर क्लास बोल सकता हूँ, इसको मैं पेरेंट क्लास बोल सकता हूँ, या इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, बेस क्लास बोल सकता हूँ। जबकि ये जो क्लास है इसको मैं क्या क्या बोल सकता हूँ, देखिए सब क्लास बोल सकता हूँ, इसको मैं चाइल्ड क्लास बोल सकता हूँ, या इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, डिराइव्ड क्लास बोल सकता हूँ। ये ध्यान रखना आप, ये सारे नाम आपके रह सकते हैं। तो आपको किसके बारे में पूछा गया है, जो नई क्लास जो बन रही है, नई क्लास कौन सी बन रही है, यहाँ पे बी बन रही है ना, इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या बोल सकते हैं, हम इसको डिराइव्ड बोल सकते हैं। ठीक है, न्यू क्लास नहीं, मेंबर क्लास नहीं, सुपर क्लास नहीं, क्या बोल सकते हैं हम इसको, डिराइव्ड क्लास बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन OSI मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ लेयर टू रिसीव द डेटा एट B when data A is sent from device A to device B। कुल मिला के कुछ भी नहीं है, यहाँ पे डिवाइस A और B है, तो A और B को मैं सेंडर और रिसीवर बोल रहा हूँ। ठीक है, ये A से B के बाद डेटा भेज रहा है। तो आप लेयर के नाम बता दीजिए फटाफट, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, और यहाँ पे क्या जाएगा आपकी सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो ये फर्स्ट लेयर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ।
आपको क्या पूछा गया, इनमें से कौन सी है जो 5th लेयर के ऊपर डेटा रिसीव करेगी। तो सेम ये कि यही लेयर कॉपी होकर कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी आपकी फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो यहाँ देखिए 5th लेयर डेटा सेंड कर रही है, तो यहाँ पर रिसीव करने का भी काम कौन करेगी, आपकी 5th लेयर करेगी, किसकी, आपके रिसीवर साइड की। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, सेशन लेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट क्यूआर कोड, इनमें से क्यूआर कोड के रिगार्डिंग कौन सा सही है। यह एक 3D मैट्रिक्स मशीन पटनी कोड 3D नहीं है, ये कौन सा है आपके 2D है, क्या है ये 2D, तो ये हो गया आपके फॉल्स। ये पारंपरिक बार कोड की तुलना में कम डेटा स्टोर करता नहीं, कम नहीं करता है, ये क्या करता है, ज़्यादा डेटा स्टोर करता है, ये क्या आपके फॉल्स। यह क्षैतिज और लंबवत दोनों तरह से जानकारी ले सकता है, बिल्कुल सही है, ओरिजेंटल और वर्टिकल दोनों तरफ से, आंसर क्या हो गया, ट्रू। इसे केवल बार कोड रीडर ही पढ़ सकता है, ये बिल्कुल हो गया आपका फॉल्स। इसको पढ़ने के लिए आपके नॉर्मल मोबाइल का जो स्कैनर है उसका भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, नॉर्मल स्कैनर या नॉर्मल मोबाइल स्कैनर, मोबाइल से भी आप इसको क्यूआर कोड को आराम से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखिए, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये सी इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, यहाँ देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्क ऑफ इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस का वैध कार्य नहीं है जो नीचे दे मुझे। ये स्टोरेज और आगे की प्रक्रिया के लिए स्टोरेज डिवाइस को इनपुट डेटा और निर्देश भेजता है, ये क्या बोल रहा है, इट सेंड्स इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू स्टोरेज डिवाइस। हाँ ठीक है भाई, भाई जो भी इनपुट आप भेजते हो वो किसे भेजता है, ये स्टोरेज डिवाइस को भेजता है, अगर जरूरत होगी तो भेजेगा, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया हमारे पास ट्रू। तो देखिए जब भी आपके नोट वाला आए ना, इसका मतलब जो फॉल्स कंडीशन होगी वो आपका आंसर होगा। इट सेंड्स द इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू मेमोरी यूनिट्स फॉर फर्दर, ये क्या करता है, मेमोरी के अंदर आपके इनपुट डेटा और इंस्ट्रक्शन सेंड करता है जब भी जरूरत होगी, बिल्कुल आपका क्या है, सही। इट प्रोसेस इनपुट डेटा एंड सेंड रिजल्ट डायरेक्टली टू द आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे देखिए अगर ये प्रोसेस शब्द नहीं होता तो बिल्कुल सारा सही है, पर यहाँ पे ये प्रोसेस शब्द आ गया ना, उसकी वजह से ये पूरा ऑप्शन गलत हो गया। क्या आपकी इनपुट डिवाइस कुछ भी प्रोसेस करती है क्या, नहीं करती है। भाई प्रोसेस करने का इसका काम थोड़ी है, वो तो सीपीयू का काम है, अगर यही प्रोसेस करती तो सीपीयू की तो जरूरत ही नहीं थी, फिर तो सब काम ही खत्म हो गया था। हाँ, ये क्या हो गया आपके पास, फॉल्स। इट रीड द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, हाँ बाहरी दुनिया से डेटा रीड तो करते हैं ना, जो हम कीबोर्ड से डालते हैं या टच पैनल के थ्रू डालते हैं, जो भी इनपुट रेक बोल के थ्रू डालते हैं वो सारा ये रीड करता है। तो ये क्या हो गया आपके पास, ट्रू। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच इज नॉट कनेक्टेड टू द यूपीएस डायरेक्टली बिकॉज ऑफ हाई पावर कंजप्शन, इनमें से कौन सा ऐसा उपकरण है जो हम यूपीएस से कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर जो बिजली की खपत है वो सबसे ज़्यादा होती है। अब आप मेरे को बताओ क्या स्विच के अंदर बिजली की खपत ज़्यादा होती है क्या, नहीं होती, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। क्या माउस के अंदर बिजली की खपत ज़्यादा होती, नहीं होती। क्या यूएसबी वीडियो कैमरा जो आपके वेब कैम का यूज़ करते हो ना, क्या उसके अंदर बिजली की खपत ज़्यादा होती, नहीं होती है। क्या प्रिंटर के अंदर बिजली की खपत ज़्यादा होती है, बिल्कुल होती है, आप यूपीएस में उसको चला ही नहीं सकते। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से आपको क्या निकालना है, सत्य निकालना है, सही क्या है निकालना है। डिवाइस ड्राइवर डिवाइस और डिवाइस का उपयोग करने वाले सॉफ्टवेयर के बीच एक मध्यस्थ है, यही बोला है कि जो डिवाइस ड्राइवर है वो आपके डिवाइस और सॉफ्टवेयर, ये आपका सॉफ्टवेयर है और ये आपकी डिवाइस है, डिवाइस मतलब उसका जो हार्डवेयर की बात कर रहा है, उसके बीच में एज किसकी तरह काम कर रहा है, डिवाइस ड्राइवर की तरह काम कर रहा है या एक इंटरफेस की तरह काम कर रहा है, बिल्कुल सही है। जो आपके ड्राइवर होते हैं ना वो यहीं पे तो रिसाइड करते हैं, कहाँ पे, आपका जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पार्ट है और जो हार्डवेयर कंपोनेंट उसके बीच में, तभी तो जो सॉफ्टवेयर जो निर्देश देता है उसको इंटरफेस कन्वर्ट करके किसको भेजता है, आपके डिवाइस या हार्डवेयर को भेजता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, बिल्कुल ट्रू। प्लग एंड प्ले के लिए डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पहले से लोड होता है। अब ये देखिए, ये प्लग सबसे पहले तो PS2 पोर्ट, PS5 पोर्ट इस तरह के आते थे, अब इसकी जगह डायरेक्ट क्या नई चीज़ आ गई, वो है प्लग एंड प्ले। तो इसको आप क्या बोलते हैं, यूएसबी, हम यूएसबी कनेक्ट करते हैं ना, तो इसका जो
जो भी इसका जो ड्राइवर है वो पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लोड होता है। इसलिए अब क्या करते हैं आजकल हम प्लग एंड प्ले करते हैं, यूएसबी अगर किसी की है तो डायरेक्ट क्या हो जाता है, चल जाता है। बिल्कुल ट्रू। तो यहाँ पे क्या पूछा है, सत्य, सही क्या है, तो दोनों के दोनों आपके ऑप्शन क्या हो गए यहाँ पे, सही हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं यहाँ पे। ओके, अब नॉन वर्बल क्वेश्चंस आया यहाँ पे देखिए। तो प्रश्न आकृति या उत्तर, तो ये पहले प्रश्न दिया हुआ था, इसके रेस्पॉन्स में आपको ये उत्तर दिया हुआ है। उसी प्रकार ये प्रश्न दिया हुआ है, इसके रेस्पॉन्स में यहाँ आपको उत्तर निकालना है। और ये उत्तर 4 यहाँ दे रखे ABCD। तो देखिए यहाँ प्रश्न क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट जो ये रेक्टेंगल है भरा हुआ यहाँ पे टॉप पे, और यही उत्तर के अंदर ये नीचे आ रहा है। तो कहीं अगर आप देख पा रहे हो तो ये इस तरीके से मूव कर रहा है ना, ये यहाँ आ गया। और जबकि ये था ये जो यहाँ बॉटम राइट में था वो अप लेफ्ट में चला गया। ये किस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरह। दोनों ने जगह स्विच कर ली, इन दोनों ने जगह क्या स्विच कर ली। तो सेम केस यहाँ पे हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बनाना चाहें तो ये दोनों जगह चेंज कर लेंगे, ये यहाँ मूव हो जाएगा तो ये यहाँ हो जाएगा इस तरीके से। और ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ, तो अप राइट में ये नहीं, ये तो है ही नहीं, ये ए इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा आंसर है, ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। हाँ, अब हम क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए भिन्न छाटिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको आपके खुद के नॉलेज बेस्ड ये क्वेश्चन है, मतलब इसके अंदर आपको आना चाहिए ना, इसमें कोई जादू नहीं है करने का। आपको जीके पता होनी चाहिए कि भी जनरल नॉलेज आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे कुरुक्षेत्र है, हल्दी घाटी है, सारनाथ है और पानीपत है। तो यहाँ पे देख के क्या आइडिया था भाई, कुरुक्षेत्र के अंदर भी लड़ाई लड़ी गई थी, हल्दी घाटी के अंदर भी लड़ाई लड़ी गई थी, और पानीपत के अंदर भी क्या लड़ी गई, लड़ाई हुई थी। लड़ाई मतलब युद्ध हुए थे, ठीक है ना। तो ये तीनों स्थान ऐसे जहाँ पे लड़ाई झगड़े हुए हैं। पर सारनाथ को अगर हम देखें ना, तो सारनाथ में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। सारनाथ जो है आपका कहाँ आता है, ये यूपी के अंदर, और वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर। कहाँ से, वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर। और सारनाथ की अगर हम बात करें, जैसे ही यहाँ पे सारनाथ का नाम आता है, वहाँ पे एक जने का नाम हमें याद आता है, वो है आप में बुद्ध। कौन, बुद्ध। बुद्ध बुद्ध इन्होंने अपना जो पहला धर्म की शिक्षा दी थी वो यही दी थी। इन्होंने अपनी पहली धर्म की जो शिक्षा दी थी वो कहाँ दी थी, सारनाथ के अंदर दी थी। कहाँ दी थी, सारनाथ के अंदर। और या आप इसे बोल सकते हैं, इन्होंने अपना पहला जो उपदेश दिया था, पहला उपदेश वो कहाँ दिया था, सारनाथ के अंदर दिया था। इसलिए इन तीनों के अंदर से ये ओड हो जाता है, अलग हो जाता है। तो आंसर क्या हो गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। फाइंड मिसिंग नंबर, इनमें से मिसिंग नंबर निकालना है। तो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, वो आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। तो देखिए अगर हम यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ये किसका स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये है 9 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर। जब आप जोड़ोगे 9 + 1 10, 10 + 5 15, और 15 + 4 क्या हो गया यहाँ पे 19। अब आप देखोगे कि 19 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आपको 361 देखने को मिलेगा। ठीक है। तो अब हम इसमें भी वापस जरूर चेक करते हैं कि जो हमने एजम्पशन लगाया वो हमारा सही है या नहीं। कई बार होता है कि नहीं होता है। तो अगर ये सेम पैटर्न अगर इसमें देखने को मिलता है तो हम ये सेम चीज़ का यूज़ कर लेंगे, इस वाले के अंदर यूज़ कर लेंगे। तो देखिए ये स्क्वायर है 2 का, ये 4 का, ये 3 का, और ये है आपके 8 का। जोड़ के देखते हैं यहाँ पे 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये जो बन रहा है आपके 17 का स्क्वायर बन रहा है। मतलब ये तो इसमें सही है। इसका मतलब यही रूल मुझे कहाँ फॉलो करना है, इसके अंदर भी फॉलो करना है। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 1। 9 और 1 10, 5 15 16 17 18। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको किसका स्क्वायर आना चाहिए, 18 का स्क्वायर। अब 18 स्क्वायर नीचे में से कौन सा है, 260 नहीं है, 269 नहीं है, 429 नहीं है। कौन सा होगा आपके पास, 324 के आपका 18 का स्क्वायर है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। ओके, गणित की एक काल्पनिक संख्या में प्लस से गुणा का, यहाँ क्या बोल रहा है, प्लस क्या हो गया, गुणा का, गुणा से घटाव का, और भाग से जोड़ का, तथा माइनस से भाग का अभिप्राय है। इस गणित की संख्या में अन्य सभी नियम वही है जो चालू प्रणाली में होते हैं। निम्नलिखित से कौन सा समीकरण उत्तर दे। तो बस ये आप पुट करना है आपको। यहाँ पे देखिए माइनस की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए,
और डिवाइड की जगह क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, प्लस की जगह आप क्या कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस की जगह आप माइनस कर दीजिए, और प्लस की जगह वापस क्या कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। बाकी आपको जो रूल है इनको सोल्व करने का वो आपको बोर्ड मास रूल ही फॉलो करना है, ये साफ दिया हुआ है। तो सबसे पहले कौन सी क्वेरी सोल्व होगी, ये दोनों। सबसे पहले डिवाइड होगा ना, तो 25 को आप डिवाइड करोगे तो 25 सटे 200 और 25 सटे 175, ये हो गया 7 प्लस ये क्या हो गया आपके पास 5 इंटू 20 माइनस 30 इंटू 10। अब डिवीजन के बाद कौन सा सोल्व होगा, मल्टीप्लिकेशन वाला, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों को, 7 प्लस 100 माइनस 30, बस इसके बाद आप प्लस कीजिए माइनस कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। 100 में से 30 गए तो क्या बचा यहाँ पे 70 प्लस 7 क्या हो जाएगा 77। देखिए आंसर कहाँ दिख रहा है, सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो इस तरह के एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको क्या है ना, देखने में थोड़े सिंपल है ये, पर वहाँ पे एग्जाम टाइम में हम क्या छोटी छोटी गलती कर देते हैं, कभी हम प्लस को माइनस लिख देते हैं, माइनस को प्लस लिख लेते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है एग्जाम, इसलिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि एग्जाम में गलती ना करो, यहाँ कर लो। 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं। अब 5 व्यक्ति बैठे हैं तो इनको करने का तरीका क्या है, आप बना दीजिए ये, ठीक है, ओके। हाँ ठीक है, ताश खेल रहे हैं, अभिषेक राहुल के बाईं ओर बैठा है, जो आपका अभिषेक है वो कहाँ है, अभिषेक कहाँ बैठा है, राहुल के बाईं ओर बैठा हुआ है। तो इसको हम बिठा देते हैं यहाँ पे, देखिए अभिषेक है वो राहुल के बाईं ओर, बाईं मतलब लेफ्ट साइड बैठा हुआ है, ठीक है, ये हमने लाइन कंप्लीट कर ली। रवि साकेत के दाईं ओर एवं साकेत और गौतम के बीच बैठा है। रवि साकेत के दाईं ओर, ये हो गया दाईं ओर, अगर इस तरह से मुंह माने तो रवि साकेत के दाईं ओर और साकेत और गौतम के बीच बैठा है। इस तरीके से बैठा हुआ है कौन, रवि बैठा हुआ है, ये इनका इस तरह से बैठा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, इनको इधर सेट करना है। तो रवि तो आपका क्या रहेगा, बीच में रहेगा, और रवि किसके दाईं ओर बैठा है यहाँ पे, साकेत के, तो साकेत का दाईं ओर क्या हो जाएगा, इस साइड। इन सबका मुंह किधर है, केंद्र की ओर है, कहाँ है, केंद्र की ओर है। तो साकेत इस साइड देख रहा है, इसका दाई किधर हो गया ये, और इधर कौन बचा आपके यहाँ पे, गौतम। पूछा क्या है, गौतम के ठीक दाई ओर कौन है, गौतम इस साइड देख रहा है, इसका दाया किधर, ए मतलब अभिषेक, अभिषेक 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 है ना, ठीक है। चलिए किस मूवी का आइएगा ना। नेक्स्ट देखिए, मीराबाई के पति का क्या नाम था, राणा रतन सिंह, उदय सिंह भोजराज और राणा सांगा। क्या हो गया इसका आंसर, भोजराज। इसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है, उदयपुर, जालोर, भरतपुर और गंगानगर। कौन सा है आपका, जालोर। मूमल किस शैली का प्रमुख चित्र है जो वहाँ के राजप्रसादों की प्रमुख शोभा है, झालावाड़ शैली, बीकानेर शैली, जैसलमेर शैली और कोटा। क्या आंसर हो जाएगा इसका, जैसलमेर शैली। आहड़ में किस राजवंश के शासकों की छतरियां है, किसकी है, चौहान, राठौड़, सिसोदिया और कछवाहा। किसकी है, सिसोदिया। राजस्थान के किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का अनुपात अधिक है, जोधपुर, श्रीगंगानगर, झालावाड़। क्या आंसर है इसका, श्रीगंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 41, निम्नलिखित में से कौन सा बीसीडी का सही पूर्ण रूप है। तो बीसीडी की फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बिट कोडेड, बाइनरी कोडेड डिजिटल और बिट कोडेड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो देखिए बीसीडी जो होती है ना आपकी, दो तरह की होती है, एक तो 4 बिट की होती है और एक होती है आपकी 8 बिट की। पर ज़्यादातर जो यूज़ की जाती है वो कौन सी की जाती है, 4 बिट की, जिसका जो पैटर्न है लिखने का वो है 8421। कैसे लिखेंगे हम इसको, 8421। अब इसको एग्जाम्पल से समझे, तो आपको ये बोला गया है कि जो 27 है डेसिमल वाला, इसको बीसीडी में आप कन्वर्ट करके बताइए। तो आपको क्या करना है, इस 27 को 8421 में तोड़ना है। तो ये क्या हो जाएगा 0111, और ये क्या हो जाएगा 0010। ठीक है, 4 बिट हो गए। यहाँ देखिए 1 2 4 7 हो गए, यहाँ पे 1 2 ये 2 ऑन है और बाकी सारे क्या हो गए, ऑफ हो गए। अब इसी चीज को 27 को आपको बोले बाइनरी में करो, तो बाइनरी के करना, बाइनरी के अंदर ना क्या, बाइनरी के अंदर, और ये आंसर किसके अंदर है आपका, बीसीडी के अंदर। तो बाइनरी के लिए हम क्या करेंगे, 27 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड कीजिए, ये क्या हो जाएगा 13 13 26, 1 बच गया
ये क्या हो जाएगा, 6 बज रहे 12, 1 बज गया, ये 2 से डिवाइड कीजिए 3, 1 0 बचा, और 2 को डिवाइड कीजिए यहाँ पे, कितने बच जाएगा, एक बार और 1 बच गया। तो इसका बाइनरी क्या हो गया, ये हो गया, क्या हो जाएगा 1 1 0 1 1। एक इसका बाइनरी हो गया आपका 27 का। तो ध्यान रखना ये इसका BCD रिप्रेजेंटेशन है और ये इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, दोनों रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको निकालना है द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ -23 टू द बेस 10, इसका बाइनरी निकालना है। तो इसका देखिए बाइनरी कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले आपके निकालिए 23 को लिख लीजिए। तो 23 को आप लिखोगे किस तरीके से लिखोगे, ये 23 को लिखने के लिए आपको क्या करना है, 1 2 4 8 16, तो यहाँ से बन जाएगा ये 16, और 8 अगर हम करते 24 हो जाता, ये हो जाएगा 0, 16 और 4 कितना हो गया आपके पास 20, और 2 22, और 1 23, ये क्या हो गया इसका 1 2 3 4 5, हाँ ये क्या हो गया इसका आपके पास 23, ये क्या है आपको 23 को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब आपको इसका क्या निकालना है, यहाँ पे आपको इसका निकालना है 2's कॉम्प्लीमेंट, क्या निकालना है 2's कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि आपको क्या बनाना है यहाँ पे -23, क्या बनाना है -23। तो आप कैसे निकालोगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स की तरफ से आप चलोगे जब तक फर्स्ट वन एनकाउंटर नहीं हो जाता। जैसे पहला वन आया उसको एज इट इज लिख लोगे और बाकी सबको क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। 1 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, इस 1 का क्या हो जाएगा 0, है ना, यहाँ पे इस 0 का क्या हो जाएगा 1, और इस 1 का क्या हो जाएगा 0। तो ये जो वैल्यू है आपकी किसकी है, -23 की। देखिए 0 1 0 0 1, यहाँ पे ऑप्शन देखिए 0 1 0 0 1, ये रहा। तो इसका आंसर क्या हो गया 42, इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। क्या आंसर हो चुका है 42, इसका करेक्ट आंसर 42 का आंसर क्या हो चुका है 0 1 0 0 1, इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करें। यहाँ पे यदि प्रत्येक क्रमिक कोड अपने पूर्ववर्ती कोड से केवल एक बिट से भिन्न होता है तो इसे कहा जाता है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा हम समझने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। तो जो कोड को है थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ताकि कई एक्चुअली यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर से, तो आप इसे लिख सकते हो। ये कोड है आपको, ये 2 तरीके से हो सकते हैं। एक होता है आपका अल्फा न्यूमेरिक, क्या होता है अल्फा न्यूमेरिक, जिसके अंदर नंबर सिस्टम का भी यूज होता है, अल्फाबेट का भी यूज होता है। और दूसरे होते हैं आपके कोड, सिर्फ कौन से होते हैं यहाँ पे, न्यूमेरिक कोड। अल्फा न्यूमेरिक कोड फर्दर 2 टाइप के हैं। एक हो गया आपके यहाँ पे, एक हो गया यहाँ पे आपके पास आस्की, और दूसरा हो गया यहाँ पे एब्सिडिक, ठीक है, EBCDIC, ठीक है। और ये आस्की है आपका कितने बिट का हो गया, 7 बिट का हो गया। ये 7 बिट का भी होता है, 8 बिट का भी होता है। एब्सिडिक होता है आपका 8 बिट का, ठीक है ना। वहीं पे अगर हम बात करें तो न्यूमेरिक कोड जो आपके हैं वो कौन सा, आपके BCD कोड है। तो BCD इनको आपको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट के अंदर। तो यहाँ पे आप 2 पार्ट बना सकते हो, वेटेड कोड और हो जाएगा यहाँ पे नॉन वेटेड कोड। क्या हो जाएगा, वेटेड कोड और नॉन वेटेड कोड यहाँ पे हो जाएंगे। वेटेड कोड के अंदर फर्दर है ये कौन कौन से, देखिए 8 4 2 1, जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे BCD कोड बोल रहे हैं। फिर देखिए और कौन कौन से यहाँ पे 3 3 2 1। फिर देखिए यहाँ पे कौन कौन से 2 4 2 1। फिर यहाँ पे 8 4 -2 -1। और फिर यहाँ पे है आपके पास 6 3 -1 -1, ठीक है। ये आपके 8 3 है ना, 8 3 -1 और -11 और 2 माइनस के हो गए 9। तो यहाँ से ये जो कोड है इनका देखना सम हमेशा क्या होगा आपके पास, सम जो आएगा वो क्या होगा 9 के बराबर। इन सबको देख लीजिए। और इन कोड को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड भी बोलते हैं इन सभी को। वहीं पे जो नॉन वेटेड कोड है उसके अंदर हमारे पास जो कोड आता है वो सबसे पहला कौन सा आता है, ग्रे कोड। कौन सा आता है, ग्रे कोड। और ग्रे कोड को क्या क्या बोला जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव कोड,
ठीक है। क्यों बोलते हैं उसके लिए तो हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जहाँ जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है अभी। और क्या बोलते हैं, साइक्लिक कोड। और क्या बोलते हैं हम, नॉन वेटेड, जो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ये। और क्या बोलते हैं हम, यूनिट डिस्टेंस कोड, यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। किसको बोलते हैं हम, ग्रे कोड को। और दूसरा जो कोड यहाँ पे होता है वो होता है आपका XS3। कौन सा होता है, XS3 कोड। इसको क्या क्या बोला जाता है, इसको सीक्वेंशियल कोड भी बोलते हैं। ये सीक्वेंशियल कोड की प्रॉपर्टी भी शो करता है। इसके अलावा ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री की प्रॉपर्टी भी शो करता है। कौन सा, आपका XS3 कोड। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें पूछा गया था, देखिए यहाँ पे, इफ ईच सक्सेसिव कोड डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडेड कोड बाय सिंगल बिट ओनली, सिंगल बिट से प्रीसीड कर रहा है, इसका मतलब यूनिट डिस्टेंस से कर रहा है, तो उस कोड को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे देखिए ग्रे कोड। क्या कहेंगे यहाँ पे हम, उसको हम क्या बोलने वाले हैं, यहाँ पे ग्रे कोड बोलने वाले हैं। इसका आंसर क्या हो गया आपके पास, ग्रे कोड। BCD नहीं, सिंगल बिट से सेपरेट नहीं हो रहा है, BCD नहीं, ASCII नहीं, बाइनरी नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्रेशिंग का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे थ्रेशिंग के बारे में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे थ्रेशिंग कैन बी रिड्यूस बाय, हम थ्रेशिंग किससे कम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो ध्यान में आपको समझना है वो थ्रेशिंग क्या होता है। थ्रेशिंग क्या होता है, देखिए हमारा CPU है, वो क्या करता है, जिस भी एड्रेस की इसको ज़रूरत होती है वो क्या रिक्वेस्ट करता है और वो ढूंढता है। कहाँ ढूंढता है, जो भी पेज है, पेज से समझिए आप, है ना, पेज 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 से आपको अच्छे समझ में आएगा। उसको किसी पेज की ज़रूरत है, वो कहाँ ढूंढेगा, बताइए आप मेरे को, कहाँ ढूंढेगा, प्राइमरी मेमोरी के अंदर। और प्राइमरी की मेमोरी के अंदर क्या रहते हैं, यहाँ पे पेजेस रहते हैं। अब मान लीजिए प्राइमरी मेमोरी के अंदर मैं 2 पेज लेके आया और CPU ने जो पेज ढूंढा वो इसको नहीं मिला, ठीक है। चलिए मान लीजिए सबसे पहले 2 पेज है, उसमें CPU ने पेज ढूंढा, वो मिल गया इसको, तो पेज हिट हो गया। अब मान लीजिए 2 पेज है और CPU ने जो पेज मांगा वो नहीं मिला, तो वहाँ क्या हो गया आपके पास, पेज फोल्ड हो गया। इस चीज़ को सही करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पेज के लिए कितने पेज लेके आऊँ मैं, 4 पेज लेके आऊँ। ऑब्वियस सी बात है ना। अब मान लीजिए CPU ने जो पेज ढूंढा, 4 पेज लेके आया, उसके बाद भी नहीं मिला, तो यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, पेज फोल्ड हो रहा है। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब मैं इससे ज़्यादा पेज नहीं ला सकता क्योंकि इसकी मेमोरी इतनी बड़ी है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी मेमोरी क्या कर दूंगा, प्राइमरी मेमोरी की मेमोरी क्या करूँगा, इंक्रीज कर दूंगा। अब यहाँ पे 4 की जगह कितने पेज आ जाएंगे, 8 पेज आ जाएंगे। अब देखिए, एक तो 2 के अंदर से पेज मिलने के चांसेस बहुत कम है, जब 8 पेज के अंदर से जो CPU ढूंढा वो पेज मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, या पेज हिट होने के चांस बहुत ज़्यादा है। उससे क्या हो जाएगा, आपकी थ्रेशिंग कम हो जाएगी। थ्रेशिंग का मतलब यह है, जब भी CPU कोई पेज आपका ढूंढता है प्राइमरी मेमोरी के अंदर और नहीं मिलता है और पेज फॉल्ट अकर होता है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पेज फॉल्ट अकर होंगे तो CPU की थ्रेशिंग क्या करती जाएगी, यहाँ पे बढ़ती जाएगी। थ्रेशिंग में मतलब नंबर ऑफ पेज फॉल्ट बढ़ना, थ्रेश करना, हार्शनिंग करना, है ना। तो अगर पेज फॉल्ट ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब थ्रेशिंग क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज हो रही है। तो हम क्या करते हैं, थ्रेशिंग कम करने की कोशिश करते हैं ताकि पेज फॉल्ट कम हो। और पेज फॉल्ट कम होने का डायरेक्ट मतलब क्या है, आपका पेज हिट क्या हो, ज़्यादा हो। और पेज हिट ज़्यादा होने के लिए मैं क्या क्या चाहिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पेज कहाँ लाने चाहिए, मुझे प्राइमरी मेमोरी के अंदर। और अगर जगह नहीं है तो मैं क्या करूँगा, प्राइमरी मेमोरी की साइज़ क्या करता रहूँगा, यहाँ पे इंक्रीज कर सकता हूँ। यही पूछा गया है कि अगर आपको थ्रेशिंग को कम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या CPU की पावर बढ़ानी पड़ेगी, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। क्या डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्राम बढ़ानी है, डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग का मतलब नंबर ऑफ पेजेस के अंदर बढ़ाने हैं सेम मेमोरी के अंदर। पर अगर मेमोरी सेम रहेगी तो नंबर ऑफ प्रोसेस कहाँ से बढ़ जाएंगे, तो ये भी हो जाएगा नहीं। क्या मेमोरी इंक्रीज करनी पड़ेगी, जस्ट अगर मेमोरी इंक्रीज होती रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा पेज इसके अंदर आ सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया इसका, इंक्रीज मेमोरी। ये बिल्कुल सही आंसर है इसका, है ना। इंक्रीजिंग द स्वैप स्पेस, ये भी नहीं। स्वेपिंग अगर हम बढ़ाते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, ज़्यादातर जो CPU है वो बिजी हो जाएगा आपके पेज को स्वेप कराने में। स्वेप के अंदर क्या होता है कि भाई जैसे ये 2 पेज आपके ढूंढा, CPU ने नहीं मिला, तो इन दोनों को रिप्लेस करके हम कहाँ डाल देंगे, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, और सेकेंडरी मेमोरी से फर्दर 2 पेज लाएंगे। तो अगर स्वेप इन स्वेप आउट, स्वेप इन स्वेप आउट करूँगा तो CPU कहीं ना कहीं यहाँ पे तो बिजी हो ही रहा है। भाई काम तो अल्टीमेटली CPU ही तो करता है हर चीज़ का कंप्यूटर के अंदर, है ना। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांजेक्शन सिस्टम, यहाँ पे ट्रांजेक्शन सिस्टम के एग्जाम्पल कौन से है, बैंकिंग,
रेलवे टिकट बुकिंग, स्टॉक ट्रेडिंग और ऑल ऑफ द वे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इन सभी के अंदर ट्रांजेक्शन हो ही रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएंगे, सारे के सारे इसके करेक्ट आंसर है, ये सारे के सारे इसके आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, किसी घन के सभी सतहों को एक समान रंगों से रंगा गया है यहाँ पे, और उसे इस प्रकार काटा गया है कि 125 छोटे छोटे एवं बराबर घन बन सके। इन जानकारियों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको उत्तर देने हैं, ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह रंगीन है। तो देखिए सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको अगर जैसे यहाँ पे ये आपको क्यूब दिया हुआ है यहाँ पे, और इसको क्या कर दिया है यहाँ पे कट कर दिया गया है ना, और आपको पूछा है कितनी सरफेस है जिनकी एक सतह रंगीन है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सरफेस कितनी है आपकी, क्यूब की सरफेस कितनी है, और इंटू क्या हो जाएगा n-2 का स्क्वायर, जहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 125, और जो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए सरफेस कितनी होती है क्यूब की, 6 होती है, 6 इंटू 5 माइनस 2 का स्क्वायर, 6 इंटू 3 का, इसका मतलब 9, और ये आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 54। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 54 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है, आपने इनको कर रखा है ना, और नहीं भी कर रखा तो देखिए मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ। अब क्या पूछा है, इतने कितने क्यूब बनेंगे, घनों की संख्या बताइए जिनकी केवल 2 सतह रंगी होगी। अब 2 सतह रंगी होंगी, 2 सतह कहाँ पे होती है आपकी, कॉर्नर पे होती है। कहाँ पे होती है आपकी, कॉर्नर पे होती है, और कॉर्नर इंटू हम क्या करते हैं n-2। तो टोटल कॉर्नर कितने होते हैं आपके पास, 12 कॉर्नर। ठीक है, और n-2 मतलब 5 माइनस 2 का क्या हो गया 3, तो ये क्या हो जाएगा 36। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 36, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगी होगी। अब देखिए 3 सतह रंगीन होगी, मतलब जो ये है ना क्यूब कि जो कॉर्नर वाले हैं ये 1 2 3 4 और 4 नीचे, तो हमेशा ये क्या होगी 8 ही होगी। ऐसे जितने भी क्यूब है जिनकी 3 सतह रंगीन होगी, हमेशा उनका आंसर क्या होगा 8 ही होगा, मतलब 8 क्यूब ही होंगे ऐसे। ठीक है, किसी घन के सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया है। ठीक है, वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं होगी, और ऐसे घन जिनकी कोई भी सतह रंगी नहीं होती उसको हम लिखते हैं n-2 का होल क्यूब। दैट इज ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 का क्यूब, और वो हमारे लिए क्या हो गया 27। क्या हो गया यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर है 27। नीचे दी गई आकृति में कितने आयत है, यहाँ पे जो आकृति दी गई है इसके अंदर कितने आयत है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए इस तरह क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आयत कैलकुलेट करना आना चाहिए आपको। सबसे पहले हम ये वाला आयत ले लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे 1 और 2, तो कैसे करते हैं 1 प्लस 2 मतलब कितने आयत बन रहे हैं 3 बन रहे हैं। इसी प्रकार से 3 यहाँ बनेंगे, यहाँ बनेंगे, यहाँ बनेंगे, तो टोटल कितने बनेंगे 3 इंटू 4 कितने हो गए 12। ठीक है, एक तो ये बन गए, और दूसरे कैसे बन जाएंगे देखिए यहाँ पे जब इनको मर्ज करेंगे तो देखिए एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है 2, और एक ये बन रहा है 3, और एक ये बन रहा है 4। तो क्या हो जाएंगे +4, कितना हो गया 16। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपका बी करेक्ट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन डीबीएमएस एसिड प्रॉपर्टीज रेफर्स टू। डीबीएमएस के अंदर में एसिड प्रॉपर्टीज की फुल फॉर्म बताइए। तो देखिए एसिड प्रॉपर्टीज का रोल कब आता है, जब हम ट्रांजेक्शन का यूज करते हैं। किसका, ट्रांजेक्शन के अंदर। तो जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन होता है उसके अंदर इन रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो ए का मतलब एटोमिसिटी, क्या ऑथेंटिसिटी होती है, नहीं। एटोमिसिटी यस, कॉन्फिडेंशियलिटी यस, आइसोलेशन यस, ड्यूरेबिलिटी यस। तो आंसर क्या हो गया इसका बी करेक्ट आंसर हो चुका है। एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी नहीं। यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी कहाँ हो रहा है भाई, यहाँ पे ये नहीं। इसका जो आंसर सही है वो है देखिए एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी और आइसोलेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा है, सी इसका करेक्ट आंसर है। आपको एसिड प्रॉपर्टी की फुल फॉर्म याद रखनी है ना।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कीवर्ड कंस्टिट्यूट अ मैपिंग इन एसक्यूएल। एसक्यूएल के अंदर कौन से सेट है जो मैपिंग का गठन करता है? सेलेक्ट फ्रॉम टेबल, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, कनेक्ट टेबल क्रिएट और सेलेक्ट टेबल इंसर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट फ्रॉम और वेयर ये काम करता है। सेलेक्ट फ्रॉम टेबल, फ्रॉम की जगह हम तो वैसे ही टेबल का नाम ही तो देते हैं, तो सेलेक्ट फ्रॉम और वेयर मतलब हमें कहाँ से निकालनी है। कनेक्ट टेबल और क्रिएट तो ये कोई बन नहीं रहा है। सेलेक्ट टेबल और इंसर्ट आप सेलेक्ट भी कर रहे हो इंसर्ट भी कर रहे हो, तो ये भी नहीं है। कॉम्बिनेशन कौन सा आएगा? जैसे हम लिखते हैं ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये आपकी टेबल का नाम हो गया एम्प्लॉई, वेयर एम्प्लॉई नेम, सेलेक्ट स्टार लगा ही लिया आपने, और अगर स्टार नहीं लगाना है, नेम इक्वल टू राजेश। ठीक है, तो राजेश नाम के जितने भी एम्प्लॉय होंगे उन सबको क्या निकालेगा? ये बाहर निकाल देगा। ओके, और यहाँ पे इस क्वेरी के लिए आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? यहाँ पे एम्प्लॉय नेम यहाँ पे लिख सकते हो। जितने एम्प्लॉय नेम होंगे राजेश नाम के वो सारे आपके क्या हो जाएंगे? यहाँ पे बाहर आ जाएंगे। और यहाँ पे ये काउंट भी लगा सकते हो आप, है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इन सी लैंग्वेज अ वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद। सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल कहाँ से शुरू नहीं हो सकता? एन अल्फाबेट, अ नंबर, अ स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर बोथ बी एंड सी। तो क्या अल्फाबेट से कोई वेरिएबल स्टार्ट नहीं हो सकता? हो सकता है। तो ये तो हो गया आपका। अब देखिए, जब भी आपके कैन नॉट का क्वेश्चन आता है ना, वहाँ पे आपको क्या देखना? फॉल्स स्टेटमेंट आपके आंसर होंगे। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है। क्या नंबर से स्टार्ट हो सकता है? नहीं हो सकता, फॉल्स। स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर, क्या अंडरस्कोर के अलावा स्टार्ट हो सकता है? क्या डॉलर से हो सकता है? क्या ए से हो सकता है? क्या एडिट से हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स। तो आपके फॉल्स 1 और 2 है, इसका मतलब आंसर क्या हो गया? सॉरी 2 और 3 है, इसका मतलब आंसर क्या हो गया? बी और सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशियलाइजेशन इज रॉन्ग इन सी लैंग्वेज। इनमें से कौन सा इनिशियलाइजेशन है वो सी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे रॉन्ग है? तो यहाँ पे देखिए, कैरेक्टर str30 राजेश, कैरेक्टर str राजेश, और यहाँ पे नल का यूज़ किया। तो यहाँ पे ये दो चीज़ अगर यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या कैरेक्टर कॉन्स्टेंट का यूज़ किया गया है। किसका यूज़ किया गया है? यहाँ पे कैरेक्टर कॉन्स्टेंट का यूज़ किया गया है। और जब भी आप कैरेक्टर कॉन्स्टेंट का यूज़ करोगे एज ए स्ट्रिंग, तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? यहाँ पे नल कैरेक्टर की। किसकी? नल कैरेक्टर का आपको इंसर्ट कराना पड़ेगा। पर अगर आप इसको एज ए स्ट्रिंग पास करते हो, कैसे पास करते हो? आप एज ए स्ट्रिंग पास करते हो। तो स्ट्रिंग से कैसे पता चलेगा? जब आप इसको किस में यूज़ करोगे? डबल कोटेशन के अंदर, ठीक है, डबल कोट के अंदर। तो उसके अंदर आपको नल लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो नल है वो आपका कंपाइलर क्या कर लेगा? ऑटोमेटिक इंसर्ट करा देगा। कहाँ करा देगा? आपकी मेमोरी के अंदर। तो ये राजेश है वो पूरा इस तरीके से सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? कोई सा भी गलत नहीं है, सारे के सारे ये है वो सारे के सारे आपके सही है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, अपाचे टॉमकेट डीजे। अब यहाँ पे देखिए अपाचे टॉमकेट क्या है? सर्वलेट, जावा प्रोग्रामर, वेब सर्वर, या वेब सर्वर दैट इज केपेबल ऑफ रनिंग जावा प्रोग्राम। ये क्या है आपका? अपाचे टॉमकेट एक वेब सर्वर है जो आपका जावा प्रोग्राम को रन कराता है, की काबिलियत रखता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? वेब सर्वर। वैसे देखिए वेब सर्वर ये भी आंसर सही है ना। पर अगर इन दोनों ऑप्शन के अंदर हम कंपेयर करें तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 56 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन, और कई बार यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। और डिजिटल साइंस, चलिए इस क्वेश्चन को करते उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए यहाँ पे आप ध्यान रखिए, फॉर असिमेट्रिक की। अब असिमेट्रिक की का मतलब क्या होता है? कि जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों की का यूज़ करे। तो सेंडर और यहाँ पे क्या हो गया आपके पास? रिसीवर। तो असिमेट्रिक की के अंदर हम हमेशा ध्यान रखना रिसीवर साइड खड़े होंगे। खड़े होंगे मतलब रिसीवर की पब्लिक की का यूज़ करेंगे हम किसके लिए? डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए। और रिसीवर की प्राइवेट की का यूज़ करेंगे डेटा को किस लिए? डिक्रिप्ट करने के लिए। ठीक है, और फॉर डिजिटल सिग्नेचर, फॉर डिजिटल सिग्नेचर, फॉर डिजिटल सिग्नेचर, ये हो गया आपका सेंडर
और ये हो गया आपका रिसीवर। तो ध्यान रखना, डिजिटल सिग्नेचर के अंदर हम किस साइड खड़े रहेंगे, हमेशा सेंडर साइड पे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, डिजिटल सिग्नेचर के अंदर हमेशा सेंडर की प्राइवेट की का यूज करेंगे डेटा एनक्रिप्ट करने के लिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंटली बता रहा हूँ मैं, ओके। और सेंडर की पब्लिक की का यूज करेंगे डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए, ठीक है, एनक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वापस आप समझ लीजिए। असिमेट्रिक की के अंदर रिसीवर की पब्लिक की का यूज करेंगे डेटा एनक्रिप्ट करने के लिए, और उसकी प्राइवेट की का यूज करेंगे डेटा डिक्रिप्ट करने के लिए। जबकि डिजिटल सिग्नल के अंदर सेंडर की प्राइवेट की का यूज करेंगे डेटा एनक्रिप्ट करने के लिए, और पब्लिक की का यूज करेंगे डेटा डिक्रिप्ट करने के लिए। अब हम क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। ए किसी संदेश पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करता है और उसे बी को भेजता है। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, डिजिटल रूप मतलब डिजिटल सिग्नेचर की। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, और मान लीजिए ये ए है और यहाँ पे बी है। अब देखिए ए ही साइन करेगा, ऑब्वियसली अगर आप डिजिटल सिग्नेचर की बात करें तो साइन कौन करेगा, ए करेगा। और वो कौन सी की से करेगा, यहाँ पे उसकी प्राइवेट की से करेगा। तो प्राइवेट की से चलिए उसने डेटा को एनक्रिप्ट कर लिया। अब देखिए बी द्वारा हस्ताक्षर सत्यापन की आवश्यकता है, मतलब बी उसको देखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, कैसे पढ़ेगा अब बताइए मेरे को। बी कौन सी की से पढ़ेगा, इसकी सेंडर की पब्लिक की से, मतलब ए की पब्लिक की से ही पढ़ पाएगा, क्योंकि उसी की से उसको डिक्रिप्ट कर सकता है। तो यही पूछा गया है, तो इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा, ए पब्लिक की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे डिजिटल रूप की जगह यहाँ पे अगर असिमेट्रिक हो जाता तो इस क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता। तब आंसर क्या हो जाता, ए की प्राइवेट की से वो इसको डिक्रिप्ट कर सकता है, कौन, आपका रिसीवर। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें है यहाँ पे, आपको बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 57 क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेटफुल एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा स्टेटफुल एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के उदाहरण है, HTTP, FTP, TCP और POP3। तो ये क्वेश्चन भी आपका UGC नेट के अंदर आ चुका है। तो यहाँ जो इसका आंसर है कौन सा, HTTP। से पहले बात ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे FTP और POP3 ये दोनों आपके कौन से है, स्टेटफुल एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। अब स्टेटफुल और स्टेटलेस का क्या मतलब है, तो देखिए इसका मतलब ये है कि देखिए स्टेटफुल और स्टेटलेस, इसका मतलब ये है कि जब भी स्टेटफुल के अंदर क्या करता है, जो क्लाइंट साइड है वो क्या करता है, कहीं ना कहीं आप जो डेटा यूज कर रहे हो उसकी हिस्ट्री है, उसकी जो भी हिस्ट्री को ट्रैक करता है, या आपके डेटा को कहाँ सेव करता है, कुकी के अंदर सेव कर देता है, जिससे उसके पास हमेशा एक इन्फॉर्मेशन रहती है कि भाई जो क्लाइंट है वो क्या क्या चीज़ का यूज़ कर रहा है। जबकि स्टेटलेस के अंदर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ये प्रोटोकॉल सेव नहीं रखते हैं, ओके। तो मेनली आपकी जो एआई है वो यहीं से तो पता करती है कि भाई आप कर क्या रहे हो, जो क्लाइंट है वो कर क्या रहा है। Which one of the following fields of an IP header is not modified by typical router? इनमें से ऐसे कौन सा फील्ड है जो मॉडिफाई नहीं किया जाता राउटर के द्वारा, ठीक है। फर्स्ट है चेकसम, सेकंड है सोर्स एड्रेस, थर्ड है टाइम टू लीव, और फोर्थ जो आपका आंसर है लेंथ। तो देखिए ये आपको जो आपका IPv4 जो प्रोटोकॉल है उसके जो भी फील्ड्स है वो आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे देखिए चेकसम फील्ड क्या ड्यूरिंग द जर्नी मॉडिफाई होता है या नहीं, जरा सोच के बताइए। जैसे देखिए ये नोड है, ये नोड है और ये नोड है। हमने देखा था ईथरनेट के अंदर चेकसम सबसे लास्ट में रखता है, हमने ईथरनेट की जो फ्रेम फॉर्मेट पढ़ा उसके अंदर देखा था ना, यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या होता है, आपका चेकसम होता है। तो जब भी नोड टू नोड आपका जो मैसेज पास होता है ना, हर एक नोड के अंदर आपका जो मैसेज है उसका चेकसम कैलकुलेट होता है। हर एक नोड के अंदर आपके मैसेज का जो चेकसम है वो कैलकुलेट होता रहता है। तो चेकसम क्या होता रहता है, यहाँ पे चेंज होता रहता है। चलिए टाइम टू लीव फील्ड की बात करें, कि TTL जो फील्ड है वो चेंज होता है। इसका भी मैंने एग्जाम्पल बताया था कि TTL के अंदर जब भी आपका पैकेट देखिए किसी भी राउटर से निकलेगा तो उसकी एक फिक्स है TTL उसकी नंबर ऑफ होप्स लिख रखा होता है कि भाई चलिए 10 होप बाद ये पैकेट अगर नहीं उसके गंतव्य स्थल तक पहुंचा है, डेस्टिनेशन नहीं पहुंचा है, तो उस पैकेट को राउटर क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। ताकि अगर वो पैकेट किसी भी कारण से
नहीं पहुंचा हो तो ऐसा नहीं हो कि वो एक किसी पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर कुछ राउटर्स के बीच में इसी तरीके से गोल 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 घूमता रहे, उसके कारण क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर बहुत सारा ट्रैफिक हो जाएगा। अगर ये सिर्फ एक पैकेट की बात है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लीजिए अगर ऐसे 1 करोड़ पैकेट है और वो नेटवर्क में इस तरीके से घूम रहे हैं जो कभी भी उनको किसी भी तरीके से हम इलिमिनेट नहीं कर पा रहे, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए क्या किया, हर एक पैकेट जब भी ट्रैवल करता है तो उसके ऊपर एक TTL फील्ड की वैल्यू ऑन सेट कर दी जाती है। उससे क्या होता है, अगर पैकेट तय समय के अंदर तय राउटर या नोड्स को क्रॉस करने के बाद अगर वो नहीं पहुंच पाता है अपने डेस्टिनेशन के पास, तो जो भी इंटरमीडिएट राउटर होगा उस पैकेट को क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा या डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है। लेंथ फील्ड की हम बात करें तो जो लेंथ फील्ड होता है आपके IP4 हेडर के अंदर, तो पैकेट देखिए कई बार क्या बताया था, कई बार बहुत बड़े पैकेट होते हैं और जो नेक्स्ट जो नेटवर्क होता है उसकी MTU के अंदर फिट नहीं बैठता है, तो उस पैकेट को क्या कर देता है, नेटवर्क लेयर क्या कर देता है, यहाँ पे फ्रेगमेंट कर देता है। तो पैकेट को अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड कर देता है। अब अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड करेगा तो हर एक पैकेट की लेंथ वापस क्या होगी, यहाँ पे कैलकुलेट होगी। तो लेंथ वाला फील्ड है वो भी क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। सिर्फ जो चेंज नहीं होता है वो सोर्स एड्रेस वाला जो फील्ड है वो चेंज नहीं होता है, जहाँ पे आपके जो जहाँ से पैकेट अराइज हुआ है उसका IP एड्रेस रहता है। कोई भेजने वाले का पता तो चेंज ही कर दोगे तो वापस उसके बाद रिप्लाई कैसे आएगा कि भाई मैंने जो पैकेट भेजा है वो डेस्टिनेशन पे पहुंचा है या नहीं। ठीक है। तो इसका सोर्स एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग द जर्नी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शायद गेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ना, और वैसे इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज टू जनरेट अ मैसेज डाइजेस्ट बाय नेटवर्क सिक्योरिटी। तो ये आपका बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर नहीं, सीनियर कंप्यूटर स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। तो मैसेज डाइजेस्ट के अंदर किसका यूज किया जाता है, नेटवर्क सुरक्षा प्रोटोकॉल द्वारा संदेश डाइजेस्ट उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है आपका कौन कौन सा, SHA और MDS, Q&S। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल। रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल, तो कुल मिला के रिकॉर्ड बेस्ड का मतलब क्या है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, रिलेशन का यूज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ मतलब मॉडल बनाने के अंदर, तो रिलेशनल मॉडल के अंदर तो हम यूज करते ही करते हैं, हायरार्की मॉडल के अंदर भी करते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बनाते हैं, और नेटवर्क मॉडल के अंदर भी करते हैं जहाँ पे हम पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बनाते हैं। रिलेशनल मॉडल के अंदर हम नहीं करते, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एंटिटी के थ्रू करते हैं। किससे करते हैं, एक एंटिटी टू एंटिटी। तो ये हो गई आपकी टेबल, और जो भी कॉलम्स है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एट्रीब्यूट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड बेस का यूज नहीं करते हैं। नोट आंसर क्या हो जाएगा, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। किस मुगल शासक ने राजस्थान से जजिया कर हटा दिया था। किसने हटा दिया था, आपके अकबर ने, मतलब अकबर ने हटा दिया था। भारत का हिंदू शासक, अंतिम हिंदू शासक कौन था, पृथ्वीराज चौहान, रावचंद्र सेन, हेमू विक्रमादित्य या राणा सांगा। कौन था, हेमू विक्रमादित्य। देखिए नेक्स्ट है, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा, मान सिंह, जलाल खां, भगवान दास या राजा बारमल। क्या है इसका आंसर, जलाल खां। पूर्व हड़प्पा कालीन ताम्र युगीन सभ्यता अवशेष कहाँ प्राप्त हुए, बेराट, परियता, रंगमल या गणेश्वर। कहाँ प्राप्त हुए, गणेश्वर, जो कहाँ है आपके सीकर के अंदर। ठीक है, कहाँ है आपके गणेश्वर, सीकर के अंदर। ठीक है, और ये बेराट कहाँ है आपके, जयपुर, जयपुर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या, अलाउद्दीन ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया, किस पे किया, जालोर, रणथंबोर, अजमेर, और क्या हो जाएगा आंसर, आप चित्तौड़। तो इसका आंसर क्या है, रणथंबोर। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्रॉस कर लेना, मेरे ख्याल से इसका आंसर रणथंबोर ही, और मैंने ऑप्शन के अंदर भी रणथंबोर ही दिया है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, मेकिंग हेडिंग विजिबल इवन वाइल स्क्रॉलिंग इन एक्सेल कैन बी डन बाय। देखिए एक्सेल के अंदर क्या कहने का मतलब क्या है, ये आपकी एक्सेल है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम हेडिंग लिखते हैं जैसे। ठीक है, तो जब मैं ये वाली शीट है ये जो शीट है उसको स्क्रॉल करूँगा, मतलब इसको ऊपर नीचे करूँगा, पर ये वाला पार्ट मेरा हिलना नहीं चाहिए, स्टैटिक रहना चाहिए। मतलब क्या रहना चाहिए,
फ्रीज रहना चाहिए। तो मैं किसका यूज करूंगा, फ्रीज पेन, पैराडॉक्स, फिक्स पेन और कॉरसल, किसका यूज करूंगा, फ्रीज पेन का। और इसको एक्सेस कैसे करोगे आप, व्यू टेबल से जाओगे और वहां पे आप विंडोज से जाओगे और कहाँ जाओगे आप, फ्रीज पेन के अंदर, कहाँ फ्रीज कर सकते हो आप यहाँ से। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाउ टू क्रिएट एडिशनल गाइडलाइन इन पीपीटी। पीपीटी के अंदर अगर आपको अतिरिक्त किसी गाइडलाइन बनानी है तो उसके लिए कैसे यूज करोगे, बाय होल्डिंग कंट्रोल की, क्लिक ऑन एग्जिस्टिंग गाइडलाइन एंड ड्रैग। ओके, by alter key click on existing guideline and drag, control plus alter key and clicking on existing guideline drag, additional guidelines cannot be created। तो इसका आंसर है क्या है, कंट्रोल की के साथ आप जो गाइडलाइन है उसको होल्ड करके ड्रैग करोगे तो आपकी एडिशनल गाइडलाइन बन जाएगी। और अगर आपको ऑप्शन से जाना है तो व्यू टैब के अंदर आप जाइए, वहाँ से आप जाइए शो ग्रुप के अंदर और वहाँ से आपको ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे देखिए रूल्स, ग्रिड लाइंस और गाइड, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इससे यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। द मोस्ट पॉपुलर कॉमर्शियल डीबीएमएस वो कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, एक्सेस, माई एसक्यूएल, ओरेकल। तो कौन सा है यहाँ पे, ओरेकल। कौन सा है, ओरेकल। नेक्स्ट देखिए, What is the use of मेल मर्ज ऑप्शन इन MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर मेल मर्ज ऑप्शन का क्या यूज है, कई ईमेल को संयोजित करने के लिए, नहीं, संयोजित करने के लिए मेल मर्ज का काम है। मेल के विभिन्न पैराग्राफों को एक साथ जोड़ना, नहीं। एक ही सामग्री को एक साथ कई मेल पर भेजने के लिए, बिल्कुल सही है। टू सेंड सेम कंटेंट टू मल्टीपल मेल्स एट वंस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और आउटलुक के बीच टॉगल करने के लिए, नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। डॉट बेक एक्सटेंशन रेफर्स टू विच फाइल, जो डॉट बेक एक्सटेंशन है वो कौन सी फाइल को रेफर करता है, मीडिया, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, बैकलॉग, या क्या हो जाएगी आपके पास बैकअप फाइल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बैकअप फाइल यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 71, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग काउंट फंक्शन इन एसक्यूएल आरडीबीएमएस। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है ना वो काउंट फंक्शन के बारे में पूछा गया है। ओके, तो काउंट स्टार इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ वैल्यू इन अ कॉलम। काउंट स्टार का काम क्या करते हैं, हम कोई कॉलम है उसके अंदर वैल्यू काउंट करने के लिए करते हैं, क्या सही दिया हुआ है। दूसरा भी देखते हैं, काउंट इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ रोज ऑफ द क्वेरी। तो देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए क्या बोल रहा है ये। तो क्वेरी लिखता हूँ जैसे, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये मैंने क्वेरी लिखी है। तो इस क्वेरी के अंदर आंसर क्या होगा, यहाँ पे ये आउटपुट में क्या देगा, जितनी भी रो एम्प्लॉय टेबल के अंदर है उन सबका क्या दे देगा, रिजल्ट दे देगा। तो वो क्या दे देगा, यहाँ पे रिजल्ट दे देगा। जैसे एम्प्लॉय टेबल के अंदर 50 रो है तो 50 रो आउटपुट के अंदर आंसर देगा। इसी तरीके से एक और मैं क्वेरी लिखता हूँ, सेलेक्ट काउंट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ओके, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000। भाई मुझे क्या चाहिए, उन एम्प्लॉय के नंबर चाहिए जिनकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है। वो कितने होंगे वो मुझे आंसर के अंदर चाहिए। मतलब सैलरी के अंदर कॉलम होगा, आपकी जो एम्प्लॉय टेबल के अंदर सैलरी कॉलम होगा उसके अंदर 10,000 से ज़्यादा जितनी सैलरी है उन सबका मुझे नंबर चाहिए। अब इन दोनों को आप देखने की कोशिश कीजिए और ये जो स्टेटमेंट लिखा है उनको देखने की आप कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए काउंट क्या कर रहा है, आपके नंबर ऑफ रोज रिटर्न कर रहा है जितने भी आपके टेबल के अंदर है। तो यहाँ देखिए इसका आंसर ही यहाँ देखा हुआ है, काउंट इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ रोज ऑफ द क्वेरी रिजल्ट। जो भी क्वेरी रिजल्ट है उसकी नंबर ऑफ रोज का नंबर बताता है, जबकि आपका काउंट और इसके अंदर अगर मैं एट्रीब्यूट यूज करता हूँ, जैसे मैंने ये एम्प्लॉय आईडी कर रखी है, तो ये क्या करता है, पर्टिकुलर जो कॉलम है ये कॉलम है जिसकी बात किया कि मैंने सैलरी, ठीक है। और यहाँ पे सैलरी देखिए, यहाँ पे 5,000 भी है, यहाँ पे 10,000 भी है, यहाँ पे 15,000 भी है, 20,000 भी है, 25,000 है, 30,000 है। तो वो क्या करेगा, नंबर बताएगा कि कितने लोगों की सैलरी 10,000 से ज्यादा है। मान लीजिए यहाँ पे नंबर आ गए आपके पास 5, तो ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर
कॉलम की वैल्यू के डेटा का नंबर आपको फेच करके दे रहा है, ओके। जो ये स्पेसिफिक कंडीशन मेट कर रही है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे ये दोनों जो दिए हुए हैं ना वो फॉल्स दिए हुए हैं, क्या दिए हुए, दोनों फॉल्स दिए हुए, क्योंकि इस स्टार का आंसर यहाँ दिया हुआ है और इस काउंट का आंसर कहाँ दिया हुआ है, ऊपर वाले कॉलम के अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पे 71 का आंसर क्या देगा, नीदर 1 और नीदर 2, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ना तो ये वाला सही है और ना ही अगला वाला सही है, ओके। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, काउंट स्टार फंक्शन है और बहुत ही अच्छी क्वेश्चन बहुत ही शानदार दिया हुआ है ये वाला। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वेयर इज हब स्पेसिफाई इन टीसीपी आईपी मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर हम हब कहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं, तो ये देख बिल्कुल बेसिक सी चीजें, भाई हब कहाँ रहता है, ब्रिज का रहता है, गेट का रहता है, राउटर का रहता है। तो हब कहाँ रहता है आपका, फिजिकल लेयर के अंदर, कहाँ रहता है, फिजिकल लेयर अंदर। इसके अलावा और आपके पास यहाँ पे क्या रहता है, आपके पास रिपीटर रहता है, क्या रहता है, रिपीटर रहता है। और इसके अलावा तो आपके पास देखिए इंटरनेट लेयर, नेटवर्क लेयर, तो यहाँ पे आपको इंटरनेट लेयर के अंदर क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे राउटर मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पे, राउटर मिलेगा। देखिए यहाँ पे टीसीपी आईपी मॉडल की बात हो रही है ना, टीसीपी आईपी मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, द टाइप ऑफ फायरवॉल इन नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर किस तरह की फायरवॉल्स है, नेटवर्क फायरवॉल है, होस्ट बेस्ड फायरवॉल होती है, ये और भी दोनों होती है, कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या होती है, दोनों होती है। नेटवर्क फायरवॉल क्या होती है, नेटवर्क से प्रोटेक्ट करती है, और होस्ट बेस्ड क्या होती है, उस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर की होस्ट को अगर हमें ब्लॉक करना है तो यहाँ पे हम होस्ट बेस्ड फायरवॉल का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया बस, प्रवीण, शांभवी, अजीत, मयूर और नीला एक ही कंपनी में काम करते हैं। नीला ने कंपनी में अजीत के पहले किंतु शांभवी के बाद नौकरी शुरू की। देखिए यहाँ पे नीला, अजीत और शांभवी, तो नीला ने कंपनी में अजीत के पहले, तो मान लेते नीला ने कंपनी में अजीत से पहले किंतु शांभवी के बाद नौकरी शुरू की, तो यहाँ पे रख देता हूँ मैं ये शांभवी, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। प्रवीण ने मयूर के बाद किंतु शांभवी से पहले नौकरी शुरू की, तो प्रवीण ने किसके बाद, प्रवीण ने मयूर के बाद किंतु शांभवी से पहले, यहाँ शांभवी से पहले हो गया, तो ये पूरा स्टेटमेंट बन चुका है हमारा, शुरू की। इन पांचों में से कौन वरिष्ठ है, अब वरिष्ठ कौन है, यहाँ पे क्या हो गया इसका आंसर, एम, मयूर। मयूर क्या है, जिसने सबसे पहले नौकरी करनी शुरू की, किसने शुरू की सबसे पहले नौकरी करनी, आपके शांभवी, मयूर ने, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना, ताकि इन क्वेश्चंस को करके आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो। हरि की ओर संकेत करते हुए एक महिला कहती है, यह मेरे सबसे बड़े पुत्र महेश के दादा है। क्या बोलती है, यह मेरे सबसे बड़े पुत्र महेश के दादा है। तो देखिए इसको बनाने की हम कोशिश करते हैं। हरि की ओर संकेत करते महिला बोलती है, तो ये महिला, ये क्या हो गई आपकी महिला, ओके। और क्या बोलती है, यह मेरे सबसे बड़े पुत्र, तो इसका बड़ा पुत्र कौन होगा, मान लो इसका बेटा हो गया, और इस बेटे का क्या नाम दिया हुआ है, महेश। बड़े पुत्र महेश के दादा है, दादा है मतलब इसका पति होगा महिला का, और उसके पति का पिता होगा, ये क्या हो गया, दादा, ठीक है। तो और ये दादा क्या है, हरि, हरि की ओर संकेत करते हुए बोलती ना, ठीक है, क्या बोला, हरि का महिला से क्या संबंध है। अब हरि का महिला से क्या संबंध है, भाई महिला हरि को क्या बोलेगी, ससुर, हरि भाई महिला, ये हरि क्या हो गया महिला के लिए, ससुर हो गया, ओके। तो हरि का महिला से किस प्रकार संबंध है, यहाँ पे हरि का महिला से क्या संबंध है, और ये क्या होगी इसकी बहू, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कुछ दिया हुआ है, पिता, चाचा, जीजा, कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या हो गया, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विजय अपने कार्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है, ये इसका कार्यालय है, और ये कहाँ चलता है, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, ये हो गया आपके 4 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर ये दाएं मुड़ता है और यहाँ पे कितना चलता है, 2 किलोमीटर, और फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर ये क्या दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 6 किलोमीटर, तो यहाँ बना देते हैं हम 6 किलोमीटर। फिर दाईं ओर 2 किलोमीटर चलता है, फिर क्या चलता है, फिर दाईं ओर कितना चलता है, ये 2 किलोमीटर, और फिर दाईं ओर मुड़ के कितना चलता है, 2 किलोमीटर,
अब क्या पूछा गया है, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे, देखिए यहाँ पे चला था और वापस ये घूम फिर कहाँ से आ गया, वापस विजय अपनी जगह पे आ गया। तो प्रारंभिक स्थान से कितना चला है, 0 किलोमीटर। कितना, 0 किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको दिए गए तीनों कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञ ज्ञात हो तथा भिन्न प्रतीत हो। ठीक है, ये आपको निकालना है। अब देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हम ऑप्शन चेक करते हैं। कोई फल टोकरी नहीं है, क्या है यहाँ पे, देखिए कोई भी फल टोकरी नहीं है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, कोई फल टोकरी नहीं है, अलग कर दिया। कोई लाल काला नहीं है, कोई लाल काला नहीं, इससे पहले कर लेते, कुछ काले फल है। तो कुछ काले क्या हो गया आपके पास, फल, ये बना दिया, ये फल है ना। कोई लाल काला नहीं है, कोई भी लाल काला नहीं है, तो यहाँ पे ये बना दिया आपके पास लाल। ठीक है, तीनों आपके कथन हो गए। अब देखते हैं, कुछ लाल फल नहीं है, कुछ लाल फल नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या लाल और फल के अंदर कोई संभावना है, ऑब्वियसली बात है, लाल और फल के अंदर संभावना है, और अगर संभावना है तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, गलत हो गया। फर्स्ट वाला क्या हो गया यहाँ पे, गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, कुछ काले टोकरी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए काले और टोकरी के अंदर कोई संभावना, पहले हमने कहा देखा था, कुछ लाल फल नहीं है, ये लाल हो गया और ये फल हो गया, तो इनके बीच में संभावना है क्या, है ना भाई। देखिए यहाँ पे लाल और फल में संभावना है, हमें क्या बोला, काला में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कुछ काले टोकरी नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया, कुछ काले टोकरी नहीं है। क्या काले और टोकरी के अंदर कोई संभावना है, तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे कॉमन नजर आ रही है, तो यहाँ पे क्या है, संभावना नहीं है इसका अंदर। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, सेकेंड वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या निष्कर्ष निकालना है, यदि केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, यदि केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है, यदि या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकेंड अनुसरण करता है, यदि न तो फर्स्ट तो सेकंड, तो हमारे क्या हो गया, यदि केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है, बी इसका करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है। ओके, बी वाला। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, 1988 के अगस्त महीने की किस तारीख को शुक्रवार पड़ेगा। आपको 1988 के अगस्त महीने बताना है कि शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा। तो इसको करने का क्या तरीका है, मैं सबसे पहले निकालूं कि भाई 1 अगस्त 1988 को क्या तारीख, क्या वार होगा। तो फिर मैं आ जाऊंगा कि भाई नेक्स्ट अगला वाला शुक्रवार कब पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे सेंचुरी ईयर का पता होना चाहिए कोड। तो वो हो गया आपका 1800, 1900 और क्या हो गया आपके पास 2000। तो ये कोड होता है आपका 206। और इसके अलावा आपको कोड पता होना चाहिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। कैसे याद रखोगे, 144, 025, 036। तो हमें अगस्त तक ही चाहिए, तो यहाँ तक ही लिख रहा हूँ। अब चलिए इसको ब्रेक कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस अगस्त का कोड क्या है यहाँ पे 3 प्लस 1900 का कोड क्या है यहाँ पे 0 प्लस किसका लिखेंगे हम 88 साल प्लस इस 88 के अंदर कितने लीप ईयर है उसको कैसे निकालते हैं 88 को हम 4 से डिवाइड करते हैं कितना हो जाएगा 22। तो ये क्या हो गया आपके पास 22। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 7 से। जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो देखिए डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या क्या बचेगा। इसको डिवाइड करोगे 7 से तो यार रिमाइंडर कितना बचेगा एक। हम क्या लिखे रिमाइंडर लिख रहे हैं ना बचा हुआ 7 से डिवाइड किया तो एक रिमाइंडर बचा या 7 से डिवाइड किया तो 4 रिमाइंडर बचा। ठीक है तो हम क्या करते हैं 7 की पेयर को एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे 4 से 3 गया 7 गया अब क्या बचा 2 तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा 2। तो इससे मुझे क्या निकल के आया कि 1 अगस्त को जो वार था वो था सेकेंड वाला। इसका मतलब क्या हो गया 0 पे हम क्या रखते हैं यहाँ पे शनिवार 1 पे क्या रखते हैं यहाँ पे हम रविवार और 2 पे क्या रखते हैं हम यहाँ पे सोमवार। तो 1 तारीख को क्या वार था यहाँ पे सोमवार। तो हमें कहाँ निकालना है शुक्रवार को क्या तारीख थी। तो ये हो गया आपका मंगलवार, ये हो गया आपका बुधवार, ये हो गया आपका गुरुवार
और ये हो गया आपका शुक्रवार। तो ये हो गई आपकी 1 तारीख, फिर हो गई यहाँ पे 2, 3, 4 और 5। यहाँ देखिए, तो शुक्रवार कब पड़ रहा था? 5 तारीख को। यहाँ पे देखिए ऑप्शन के अंदर आंसर क्या आ गया? सी इसका करेक्ट आंसर आ चुका है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन को। In MS Excel, which function is used to find things in a table find things in a table or range by a row? रो के द्वारा चीजें निकालता है। एक्स लुकअप, सॉर्ट, सीक्वेंस और मैच। इसका आंसर क्या है आपका? एक्स लुकअप। एक्स लुकअप बहुत ही पावरफुल टूल है, फंक्शन है MS Excel के हिसाब से। Which of the following is not the main document of the टाइप मेल मर्ज? मेल मर्ज का मेन डॉक्यूमेंट नहीं है। लेटर, एनवेलप, मोमोज और क्या हो गया? डायरेक्टरी। तो इसका आंसर क्या है आपका? मोमोज। Which Yojana was launched in Rajasthan with the aim of providing help and social support to TB patient? अब TB पेशेंट को सपोर्ट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए कौन सी योजना है जो लॉन्च की गई है राजस्थान के? उसका नाम क्या है? राजस्थान निशाला संबल योजना, राजस्थान नित्य संबल योजना, राजस्थान निक्षय संबल योजना, राजस्थान निष्ठा संबल योजना। तो इसका आंसर क्या है? राजस्थान निक्षय संबल योजना। ठीक है, निक्षय संबल योजना। ये ध्यान रखना है, सारे करंट जी के क्वेश्चन है। What is the smallest and largest font size available in font size toolbar of the formatting toolbar? तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट जब आप देखोगे वहां पे आपको मिलेगा, मिनिमम मिलेगा 8 और मैक्सिमम जब आप इसको ओपन अप कर दोगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको? 72। तो आंसर क्या हो गया इसका? ए इसका करेक्ट आंसर है, 8 एंड 72। इन HTML5 what is the tag that should be used to play YouTube? अब आपको YouTube वीडियो बनाना है या कोई वीडियो चलाना, उसके लिए अब HTML5 के अंदर एक अलग से नया टैग ऐड किया गया है, एलिमेंट ऐड किया गया है। वो कौन सा है आपका? आई फ्रेम। ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है आई फ्रेम। ना वीडियो है, ना OBJ है, ना URL है, क्या है? उसको हम क्या बोलते हैं? आई फ्रेम। Which of the following is an example of an offline messaging app that uses Bluetooth technology? Bluetooth टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं उनमें से कौन सा है? देखिए, ऑनलाइन का यूज कर, ऑफलाइन सिग्नल, सिग्नल को ऑनलाइन चाहिए, नेट चाहिए। व्हाट्सएप को आपको नेट चाहिए, टेलीग्राम को आपको नेट चाहिए। ब्रिजफाई, ब्रिजफाई ऐसी ऐप है जो ऑफलाइन मैसेजिंग के ऊपर वर्क करती है। ध्यान रखना, ऑफलाइन मैसेजिंग ऐप है ये। क्या है? ऑफलाइन मैसेजिंग ऐप। क्या नाम है इसका? ब्रिजफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? हरा कबूतर, बाघ, काला हिरण और मगरमच्छ। तो ताल, ये सारे जीके के क्वेश्चन है। तो ये जीके के क्वेश्चन देखिए आपको याद होने चाहिए। तो ये ताल छापर जो अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका काला हिरण के लिए। ई मित्र एट स्कूल होम स्कीम को निम्न में से किन जिलों के शहरी क्षेत्रों से शुरू किया गया है? जोधपुर एंड जयपुर, जयपुर कोटा, कोटा जोधपुर, जयपुर अजमेर। किसके लिए? जोधपुर और जयपुर। राजस्थान के किन शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया गया है? जैसलमेर, पुष्कर, जयपुर एवं जोधपुर, पुष्कर एवं जयपुर, जैसलमेर एवं जयपुर। तो इसका सोलर सिटी के रूप में जिनको विकसित किया गया है उसके अंदर क्या है आंसर आपका? जैसलमेर और पुष्कर। क्या आ जाएगा इसका आंसर? जैसलमेर और पुष्कर। 7। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो यहाँ पे सही दिया हुआ है, बाकी सारे दिए हुए क्या दिए हुए यहाँ पे? गलत दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए, फॉर लूप में एक वेरिएबल मान को लूप की शुरुआत में आरंभ किया जाता है और स्थिति में उपयोग किया जाता है। इन फॉर लूप, यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो ये गलत है, बाकी सारे सही है। इन फॉर लूप अ वेरिएबल वैल्यू इज इनिशियलाइज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द लूप एंड इज यूज्ड इन द कंडीशन। बिल्कुल सही है, ट्रू। फॉर लूप के अंदर कैसे यूज करते हैं? फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं ना उसको शुरुआत के अंदर, यही बोल रहा है इसके अंदर। A while loop is used to execute and repeat a statement block depending on a condition which is evaluated at the beginning of the loop। बिल्कुल सही बोल रहा है ये। while loop के अंदर क्या होता है? शुरुआत के अंदर कंडीशन को क्या कर दिया जाता है? आंक दिया जाता है। एक जबकि लूप का उपयोग लूप की शुरुआत में मूल्यांकन की स्थिति के आधार पर स्टेटमेंट ब्लॉक को निष्पादित करने और दोहराने के लिए किया जाता है।
इस while लूप के अंदर कंडीशन आपकी कहाँ चेक होती है, पहले ही चेक हो जाती है, ये भी आपका ट्रू है। A do while loop is used to execute and repeat a statement block depending on a condition which is evaluated at the end of the loop। बिल्कुल सही है, do while के अंदर हम कंडीशन कहाँ चेक करते हैं, लास्ट में करते हैं, ये भी ट्रू है। The statement block is not executed even once in do while loop when value of the condition is false। ये बिल्कुल false दे रखा है, ये बोल रहा है कि भाई do while के अंदर एक भी बार कंडीशन इवैल्यूएट नहीं होती है अगर वो कंडीशन दी हुई false हो, नहीं गलत है, चाहे कंडीशन false हो ट्रू हो, क्योंकि कंडीशन तो बाद में चेक हो रही है। तो do while लूप के अंदर एक बार तो आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो गई होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट वाला एफ क्या, डी। नेक्स्ट देखिए, इन द फाइल एलोकेशन सिस्टम द फॉलोइंग एलोकेशन स्कीम्स आर यूज, कंटिन्यूअस, इंडेक्स और लिंक। तो देखिए जो फाइल एलोकेशन सिस्टम होता है, यहाँ पे जैसे आपका ये डेटाबेस है और यहाँ पे कंटिन्यूअस ब्लॉक्स के अंदर आपके डेटा को रखा जाता है, ब्लॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे अब ये डेटा को रखा जाएगा, उसके अलग अलग स्कीम्स है। कंटिन्यूअस फॉर्म्स के अंदर रखेगा, इसका मतलब आपका डेटा यहाँ से रखना स्टार्ट हुआ, ये भर गया, उसके बाद यहाँ रखा, उसके बाद यहाँ रखा, मान लिया ये आधा ही भरा, तो इन 3 या 2.5 ब्लॉक के अंदर आपका डेटा पड़ा हुआ है। इंडेक्स ब्लॉक के अंदर क्या होगा, एक जो ब्लॉक है उसको इंडेक्स बना दिया जाएगा और उसके अंदर जैसे मान लीजिए इंडेक्स ब्लॉक बना दिया, तो ये बोल देगा कि आपका फर्स्ट पार्ट है इस ब्लॉक में पड़ा है, सेकंड इसमें पड़ा है, थर्ड इस वाले में पड़ा है, फोर्थ इसमें पड़ा है। इसके अंदर जो एलोकेशन होगा इंडेक्स के अंदर नॉन कंटिन्यूअस होगा, मतलब जरूरी नहीं है कि रेल की डिब्बों की तरह एक के बाद एक के अंदर ही डेटा आपको रखा जाए, कहीं पे भी किसी भी ऑर्डर के अंदर रखा जा सकता है, ठीक है। लिंक्ड एलोकेशन के अंदर क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिंक एलोकेशन के अंदर क्या हो गया भाई, ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद उसने बोल देगा आपका नेक्स्ट पार्ट कहाँ पड़ा है, इस वाले के अंदर, तो इसके साथ लिंक कर देगा। नेक्स्ट पार्ट कहाँ पड़ा है, ये वाला के अंदर, इसके साथ लिंक कर देगा। फिर नेक्स्ट पार्ट कहाँ पड़ा है, इसके पास ये वाला लिंक कर देगा। तो 1 बाय 1 सभी को क्या कर दिया जाएगा, लिंक कर दिया जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, लिंक्ड एलोकेशन। तो तीनों ही अलग अलग स्ट्रेटेजी है डेटा को प्लेस करने की, कहाँ पे, आपके स्टोरेज के अंदर। तो बोल क्या रहा है ये क्वेश्चन के अंदर, कौन सी स्कीम का यूज किया जाता है, तीनों की स्कीम का यहाँ पे यूज किया जाता है। बोल विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट रैंडम एरे इन एमएस एक्सेल 2021 ट्रू। तो देखिए रैंडम एरे के अंदर कौन सी स्कीम आपके ट्रू है, तो देखिए क्या दिया है, द फंक्शन रिटर्न्स ओनली द होल और नेचुरल नंबर एज मेन एज एन एरे। ध्यान रखना होल नंबर तो करता है, पर यहाँ पे नेचुरल की जगह कौन सा रिटर्न करता है, होल नंबर, क्या सॉरी नेचुरल की जगह यहाँ क्या रिटर्न करता है आपके डेसिमल नंबर, ओके, डेसिमल नंबर। तो रैंडम एरे या तो होल नंबर रिटर्न करेगा, डेसिमल नंबर करेगा, इसकी भी कंडीशन है वो हम आगे चल के देख रहे हैं अभी। दिस फंक्शन वर्क्स असिंक्रोनसली इन बोथ द सोर्स वर्कबुक एंड डायनेमिक वर्कबुक। ये हो गया आपका फॉल्स, इसमें कुछ ज़्यादा समझने की चीज़ नहीं है। देखिए नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट द फंक्शन रिटर्न द वैल्यू 0 और 1। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी यही है कि इनमें से कौन सा सत्य है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉल्स, ये भी फॉल्स हो गया, ये हो गया आपका ट्रू। बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ भी नहीं देते हो रैंडम एरे के अंदर, जो वैल्यू आपकी रिटर्न करेगा वो किस फॉर्म के अंदर करेगा, 0 और 1 के अंदर करेगा। देखिए आंसर, रैंडम एरे 1 एंड 100 रिटर्न्स द रैंडम होल नंबर बिटवीन 1 एंड 100। ये फॉल्स हो चुका है, यहाँ आपने कुछ आपने स्पेसिफाई किया ही नहीं है कि वैल्यू आपको किस फॉर्म के अंदर चाहिए, आपको होल नंबर में चाहिए, डेसिमल नंबर के अंदर चाहिए। तो देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपने लिखा रैंडम एरे और यहाँ पे पास किया, देखिए 3,2, ये हो गया आपके पास 1,100, ट्रू। अब इन सब का सिग्निफिकेंस समझ लीजिए और रिटर्न क्या करेगा ये भी देख लीजिए आप, ये क्या रिटर्न करेगा, ये हो गया आपकी रो, ये हो गया कॉलम, ठीक है। तो 3 रो बनाएगा और कॉलम कितने बनाएगा, 2 बनाएगा, ठीक है। 3 रो बनाएगा और कॉलम कितने बनाएगा, यहाँ पे 2 बनाएगा। वैल्यू किसके बीच में रिप्रेजेंट करेगा, 1 और 100 के बीच में, किसके बीच में, 1 और 100 के बीच में। तो कुछ भी हो सकता है, 2, 20, 50, 30, 90, 99 कोई भी वैल्यू रिटर्न कर सकता है। और यहाँ पे हमने क्या रखा, ट्रू रखा है, ट्रू रखा है, इसका मतलब जो वैल्यू इसको रिटर्न करनी किस फॉर्म के अंदर करनी है, होल के अंदर करनी है। अगर यहाँ पे ट्रू नहीं करते तो वैल्यू क्या रिटर्न करता है, आपके डेसिमल फॉर्म के अंदर करता है, ध्यान किसके अंदर, डेसिमल फॉर्म के अंदर करता है, ओके। अब देखिए यहाँ पे आपने कुछ रिटर्न आपने लिखा भी नहीं है कि वैल्यू मुझे
होल के अंदर रिटर्न करनी है। अगर इसको होल के अंदर रिटर्न करनी थी तो इसको यहाँ पे ट्रू सप्लाई जरूर करना था, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो चुका है। ये वैल्यू किसके बीच में देगा, अब आपको 0 और 1 के बीच में देगा। किसके बीच में देगा, 0 और 1 के बीच में देगा, डेसिमल के रूप के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है? पन्ना मध्य प्रदेश, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कुन्नू मध्य प्रदेश, गुजरात। तो क्या हो गया इसका, कुन्नू मध्य प्रदेश। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का शुभकर क्या है? अप्पू, शेरू, पांडा और टाइगर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, शेरू। हाल ही में जारी आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 22-23 के अनुसार राष्ट्रीय जन आधार योजना के अंतर्गत कुल नामांकित परिवार की संख्या 1.94 करोड़, 2 करोड़, 2.20 करोड़ और 1.80। क्या आ जाएगा, 1.94 करोड़। वैल्यूज आर असाइंड बाय असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर देखिए वैल्यू कैसे असाइन करता है, a इक्वल टू 5, इंट a इक्वल टू 5। वैल्यू कैसे असाइन करता है ये, राइट टू लेफ्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर, राइट टू लेफ्ट। वो टेबल है ना, आपको पूरी याद होनी चाहिए, एसोसिएटी और प्रायोरिटी के ना। MS वर्ड 2007 की निम्नलिखित शॉर्टकट कीज में कौन सा कथन गलत है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ये क्या बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है, ट्रू। कंट्रोल पर डिजिट कर्सर के दाएं ओर से शब्दों को मिटाता है, ट्रू। कंट्रोल प्लस ई रेखा तथा चयनित शब्दों को स्क्रीन पर केंद्र पर संरेखित करता है, ट्रू। कंट्रोल प्लस लिंक इंसर्ट करता है, नहीं, ये हो गया आपका फॉल्स। ठीक है, लिंक इंसर्ट करने के लिए आप क्या यूज करोगे, कंट्रोल प्लस के का यूज करोगे। तो ये इसका फॉल्स, गलत पूछा है ना, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे। In MS Word, if you want to display meaning of a word in your text at the bottom of the last page, which feature will help you? अगर आप MS Word के अंदर आप चाहते हो कि लास्ट के अंदर उसका मीनिंग आए, तो कौन सा फीचर का आप यूज करोगे? तो देखिए ऑप्शन पढ़िए यहाँ पे 96 के अंदर क्या क्या ऑप्शन दिए हुए, एंड नोट, ये देखिए क्या क्या दिया हुआ है, एंड नोट, फुट नोट, बॉटम नोट और फुटर नोट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एंड नोट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द MS वर्ड सॉफ्टवेयर, में से कौन सा है जो MS वर्ड सॉफ्टवेयर को डिस्क्राइब करता है? इट इज अ फर्मवेयर, इट इज अ वर्ड प्रोसेसर, इट इज अ GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो बताइए जो आपका MS वर्ड है क्या है, ये फर्मवेयर है क्या? फर्मवेयर वो होता है जो बाय डिफॉल्ट आता है उसके अंदर, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। क्या GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? नहीं है, फॉल्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर थोड़ी है क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये क्या है आपका, एक वर्ड प्रोसेसर। नो। विच टैब इन फोन डायलॉग बॉक्स कंटेन ऑप्शन टू अप्लाई फॉन्ट इफेक्ट्स? फोन टैब, कैरेक्टर स्पेलिंग, टेक्स्ट इफेक्ट और स्टैंडर्ड टूल बार। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, फोन टैब। इन विच फॉर्मेट वी कैन सेव आवर डॉक्यूमेंट फाइल बाय सेव एज कमांड? तो किस फॉर्मेट के अंदर हम सेव कर सकते हैं, HTML, एक्सेल, वेब पेज, सभी के अंदर कर सकते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंटेशन डिजाइन रेगुलेट द फॉर्मेटिंग एंड लेआउट फॉर द स्लाइड एंड आर कॉमनली कॉल्ड डिजाइन प्लेट्स, टेम्पलेट्स, प्लेस होल्डर और ब्लूप्रिंट्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेम्पलेट्स बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये आपके सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। तो बिल्कुल आपको मॉक टेस्ट बराबर करते रहना है। बिल्कुल आपका एग्जाम का टाइम अब देख लिए, लगभग 30 दिन ही बचे हुए हैं। तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको आज के बाद से आपको तैयारी करनी चाहिए और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए, थैंक यू।